ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। अच्छा, पेज नंबर है 87, मेडिसिन 23 अगस्त मॉर्निंग। ठीक है। रैट बाइट कॉज फीवर बाय टॉक्सिन स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनेलिफॉर्मिस। ठीक है, इसको हमने इस तरह याद रखा हुआ था, जो आपका मोनाल रेस्टोरेंट है ना, उसमें बहुत ज़्यादा चूहे होते हैं। ठीक है, तो जो रैट बाइट होता है उसमें आपका आता है स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनेलिफॉर्मिस। ठीक है, तो मोनाल से याद रखना है। 18 क्वेश्चन नंबर 2 है 18-year-old girl died suddenly and unexpectedly, only headache, history 2 days back, on autopsy lymphocytes in myocardium, heart valve normal। ठीक है, तो ये कॉक्सैकी वायरस होता है। अच्छा, इसको और कौन सी डिजीज कहते हैं? कॉक्सैकी वायरस जो है डिजीज को क्या कहते हैं? हैंड एंड फुट डिजीज़ होती है ना, जिसमें एक तो यंग एज होती है और सडन डेथ होती है, क्योंकि इसमें जो ना हमको मायोकार्डाइटिस होता है जो कि सडन डेथ करवा देता है। और दूसरा जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो यूजुअली अपने आपके वायरल इन्फेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स इन मायोकार्डियम, तो ये आपका है कॉक्सैकी वायरस, और इसमें सडन ही आती है और मायोकार्डाइटिस वजह होती है, और इसके अंदर आपको पेरिकार्डाइटिस या एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम वो भी मिल सकते हैं। मोस्ट कॉमन मायोकार्डाइटिस होता है। ठीक है, और लिम्फोसाइट्स मिलते हैं आपको मायोकार्डियम में। डिजीज़ का हैंड एंड फुट माउथ डिजीज़, हैंड फुट माउथ डिजीज़ ऐसे है, क्योंकि इसके ना जो अल्सर लीजन्स होते हैं ना कॉक्सैकी वायरस वाले, वो सोल्स पे होते हैं, पाम्स और सोल्स पे। बाकियों पे आपको मिल जाएंगे डोर्सम पे या बॉडी पे कहीं और, लेकिन इसमें सोल्स और पाम में होते हैं, वो सिर्फ कॉक्सैकी में होते हैं। अच्छा, 3 है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ब्लड विस्कोसिटी सीन इन डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन में आपके ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाती है। A woman with a history of trauma to head and neck region having lesion to tongue on protrusion of tongue deviated to the left side, then now most likely involved is head and neck, तो ये सेम साइड की लेफ्ट हाइपोग्लोसल होगी। ठीक है, लिख द लीजन जिस साइड पे डेविएशन, उस साइड पे आपकी उस साइड की आपकी हाइपोग्लोसल डैमेज है। A worker is being working near a nickel metal shop which carcinoma is being predisposed likely, तो ये आपका लंग कार्सिनोमा है। ठीक है, इसमें नेजल भी एक स्टेम में है क्योंकि उधर लंग नहीं था, तो आपने इसका सीक्वेंस याद रखना है। लंग कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन नोज कार्सिनोमा, और जो मोस्ट कॉमन आता है वो आपका लंग कार्सिनोमा आता है, और उसका निमोनिक भी याद रखना है। ठीक है, उसमें आप अगर स्मोकर दिया हुआ है तो आपने स्मोकिंग को चूज़ करना है कॉज, और अगर स्मोकिंग नहीं दी होती तो आपने फिर रेडोन एक्सपोजर को करना है, और रेडोन एक्सपोजर का बहुत कॉमनली आता है सिनेरियो, वो भी ना हो तो फिर आप एस्बेस्टोस चूज़ कर लोगे। अब पेशेंट है RTA डज नॉट नो रिसेंट इवेंट्स बट ही रिमेंबर हिज स्कूल इवेंट्स, तो आपका हिपोकैम्पस, उसको कैंपस की बातें याद है, नई बातें नहीं याद, तो ये हिपोकैम्पस है। यंग प्रेग्नेंट लेडी विद हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट अबॉर्शंस एंड थ्रोम्बोसिस, द मोस्ट कॉमन ऑटोइम्यून डिजीज एसोसिएटेड विद अबॉर्शन कैन बी एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। ठीक है, एक तो ये आपके थ्रोम्बो, हाँ बिल्कुल ठीक है, एक तो आपके रिकरेंट अबॉर्शंस जो होते हैं वो सिर्फ एंटीफॉस्फोलिपिड में उसके साथ ही एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, और ऑटोम्यून, और दूसरी इसमें थ्रोम्बोसिस होती है। अब पेशेंट विद एपी4 और नेगेटिव जोन्स 1 एंड जोन्स 2 फ्लोरेसेंट टेस्ट व्हाट विल बी नेक्स्ट एंड प्रोबिंग, कि मैंने उस दिन बताया था डाई जोन्स 1 में डाई डाल के देखते हैं कि वो ड्रेनेज है कि नहीं, और 2 में जो है आपकी फ्लूड रश सलाइन जो है वो रश करते हैं कि, और देखते हैं नोज में कि आ रहा है कि नहीं, और थर्ड अगर वो भी ना हो तो थर्ड आप जो ना एक मेटल का वो होता है ट्यूबिंग सी होती है, उसको पूरे जो आपका पाथवे होता है उसमें टीयर्स का, ठीक है, तो उसमें जो है वो प्रोबिंग करते हैं, उसको कहते हैं, जहाँ पे भी ब्लॉकेज होता है उसको ओपन कर देते हैं। एपेक्स ऑफ हार्ट ब्लड सप्लाई, तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम आर्टरी एक्कम्पनीड बाय विच इज मिडल कार्डियक वेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग हैं 10 पे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ग्रेट लेडी MP ऑफ स्मॉल टाउन, तो ग्रेट लेडी जो ग्रेट कार्डियक वेन है वो लाडा के साथ होती है ग्रेट लेडी, और MP जो मिडल वाली है वो आपकी ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर के साथ होती है, और MP ऑफ स्मॉल में SM होता है ना, तो स्मॉल वाली जो है आपकी मार्जिनल के साथ कंप्लीट करती है, और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स के साथ आपकी एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी करती है, और जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर कंप्लीट ग्रेट कार्डियक वेन नहीं, आपके जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स के साथ जो है ना आपकी एंटीरियर कार्डियक वेन होती है, और वो डायरेक्टली ड्रेन करती है आपके राइट एट्रियम में। यस, राइट कार्डियक वेन है। ठीक है, एंटीरियर कार्डियक वेन है जो कि आपकी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स के साथ अकम्पनिंग करती है और डायरेक्टली ड्रेन करती है राइट एट्रियम में। ठीक है, विच ऑफ द
हाँ, ये डॉक्टर हाजिर ने लिखा है और अब इनको ना इनमें दरमियान में इनको ऐड कर दो, उनको समझ आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज डेफिशिएंट इन क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, तो वाइटामिन डी होता है आपका, ठीक है। आपको पता है वाइटामिन डी जो है आपका फैट सोल्यूबल वाइटामिन है, ठीक है। और पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज का काम होता है लाइपेज, और लाइपेज को रिलीज करना, मतलब कि आपकी फैट डाइजेशन है। तो फैट डाइजेशन नहीं होगी फ्री, तो आपका वाइटामिन डी जो है वो भी अब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन 12 है स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रीशन पेनिक्राइटिस कॉज्ड बाय हाइपोकैल्सीमिया, बट कौन सा हाइपोकैल्सीमिया, ओके, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रीशन इंक्रीज्ड बाय वीआईपी, ठीक है। ये जो अब वीआईपी जो है ना, इससे इसकी सिक्रीशंस इंक्रीज होती हैं, लेकिन इसकी ना डिफरेंट स्टेप्स पे आपको बता देती हूँ। वीआईपी से जो है ना आपकी अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर पूछें तो आपने वीआईपी चूज़ करना है। अगर वो पूछे ना विच हार्मोन इंक्रीज ग्लैंड स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रीशन, तो फिर आपने एसिटाइलकोलिन को चूज़ करना है, ठीक है। लेकिन जो आपके ये डीसी में ना स्लाइवर का अलग से छोटा सा टॉपिक लिखा है, तो आपकी सिक्रीशंस इंक्रीज होती हैं वीआईपी से, हार्मोन पूछे तो एसिटाइलकोलिन से। A 70-year-old female sitting in wheelchair doing nothing, just roaming in home, get pneumonia with copious yellow sputum, died 4 days after getting infection. Autopsy there were neutrophils in the alveoli. What is causative agent? ठीक है, एक तो ओल्ड एज है, दूसरा वो है व्हील चेयर बाउंड है, तीसरा उसका जो ना स्पूटम का कलर उन्होंने येलो दिया हुआ है, कोपियस येलो, तो ये आपका स्टेप 4 डेज में होता है, ठीक है। अदरवाइज आपका जो मोस्ट कॉमन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है ना, वो स्टेप निमोनिया से होता है, लेकिन उन्होंने साथ जो है स्पूटम भी मेंशन किया हुआ है और ओल्ड लेडी और व्हील चेयर बाउंड है। अच्छा, राइट साइडेड स्पाइनल कॉर्ड हेमिसेक्शन कॉजेज फॉलोइंग डिफेक्ट, तो इप्सिलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन साइंस, ठीक है। मैंने आपको बताया था, अच्छा पहले हमने जब किए थे तभी ये था कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है ना, उधर आपको पता है कि अपर मोटर न्यूरॉन होता है, उसके बाद एंटीरियर हॉर्न में रिले करते हैं और फिर लोअर मोटर न्यूरॉन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपका स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होगी तो आपके जो है ना अपर मोटर न्यूरॉन के साइन होंगे। अगर ऑर्गन के करीब डैमेज कोई भी कर रहे हैं तो फिर वो लोअर मोटर के होते हैं, ठीक है। और तो इसमें अगर जब भी उन्होंने उसका बताया हुआ है ना स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी का, तो आपने अपर मोटर न्यूरॉन चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डॉप्लर स्टडीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो अल्फा जो हम डॉप्लर आपको पता है, वैसे ही अगर जो ये छोटे मतलब कि FGR होते हैं, ये ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड उनमें करवाते हैं, या मतलब ब्लड सप्लाई देखने के लिए ही करवाते हैं हम। पल्सटैलिटी इन यूट्राइन आर्टरीज इंक्रीज इन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस, ठीक है। और वो हमें डॉप्लर पे दिखती है, क्योंकि प्लेसेंटल जो इंसफिशेंसी होती है जिसकी वजह से ग्रोथ वो आर्टरीज में जो है ब्लड फ्लो कम होता है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ही वाज डायग्नोज्ड एज अ केस ऑफ ब्रेन ईटिंग अमीबा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव एजेंट, ठीक है। एक तो इन्होंने सिम्टम्स इधर नॉन स्पेसिफिक दिए हुए हैं, लेकिन इन्होंने साथ हेलुसिनेशंस दी होती हैं। फिर एक स्टेम में उन्होंने जो है नाइग्रा फॉल्स या फिर वो बीच या स्विमिंग की हिस्ट्री दी होती है। और थर्ड वर्ड जो वो हमेशा यूज़ करते हैं यूजली, तो ब्रेन ईटिंग अमीबा होता है। तो ये सारे आपके नाइग्लेरिया फॉलोरी के होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा MCQ आता भी है। फीमेल पेशेंट पेल लेथार्जिक, डज नॉट टुक एनी एंटीनेटल केयर ड्यूरिंग डिलीवरी, ब्लीड अलॉट विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन बोथ बेबी एंड मदर। एक तो उसने अपने सप्लीमेंट्स नहीं लिए और दूसरा वो ब्लीड भी कर गई, और ब्लीड में भी आपको पता है आयरन लॉस होता है, और जो है प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी आयरन की डेफिशिएंसी होती है। तो इसका आंसर है बीटा आयरन। चाइल्ड प्रेजेंटेड विद नेक स्टिफनेस, फीवर, हेडेक, अपर लिम रैश, बट कुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट, ठीक है। ये इन्होंने मेनिंजाइटिस के साइन दिए में साथ अपर लिम रैश, तो ये आपका एंड मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस, ठीक है। लेकिन इधर उसमें आप जो है ना ओल्ड एज होती है उसमें रफ़ी में मेंशन है सेफ्ट्रैक्सोन देते हैं, ठीक है। और इधर चाइल्ड मेंशन है, तो इसमें आप जो है ना बेंजाइल पेनिसिलिन चूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है पेशेंट ऑन ADT ड्रग स्टॉप्स विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग वन स्टॉप हैज डिलीटेरियस इफेक्ट्स, तो ये आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है। वैसे तो सारी ADT को आप स्टॉप करो ना तो उसमें ड्रग रेजिस्टेंस भी आती है और आपका ट्रीटमेंट फेलियर भी आता है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है। इसका वैसे कोई सीक्वेंस नहीं है अभी, मेरे ख्याल तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ये वाला ADT और आइसोनाइजिड का आता है। तो इसमें क्या है, अगर वो खुद से स्टॉप कर दें तो एक तो ट्रीटमेंट फेलियर होता है और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आती है, और ये सारा कुछ इसमें होता है जब भी ADT स्टॉप करें। 20 है पेशेंट वॉज टेकन वार्फरिन एंड आफ्टर मॉनिटरिंग INR 2 to INR 2-3 इज इन नॉर्मल रेंज, बट देन
patient took another drug for chest infection due to which INR increases to 5. What is that drug? तो आपकी क्लिथ्रोमाइसिन होती है, वही सेम जो हमने कल मैकनी से पढ़ा था वही होता है। क्लिथ्रोमाइसिन भी जो है ना आपकी P450 का वर्क को जो है उसको इन्हेंस कर देती है एंजाइम को, जिसकी वजह से उसका क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म ड्रग की इंक्रीज हो जाती है। तो फिर वो ना वारफरिन का नहीं, आई थिंक ये इनहिबिट करता है क्लिथ्रोमाइसिन। ठीक है, क्लिथ्रोमाइसिन जो है ना इनहिबिट करता है P450 को, जिसकी वजह से जो वारफरिन है ना उसका इंक्रीज हो जाता है, क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म, टाइम इंक्रीज हो जाता है। मतलब वो आपके सिस्टम में फिर जो है ना ज़्यादा देर तक रहती है और उसका फिर अफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, तो उसमें उसका INR इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो कल फिनोबार्बिटोन और कार्बामेजेपिन हम जो पढ़ रहे थे वो इंक्रीज कर रही थी वो P450 केस को। ठीक है, क्लिथ्रोमाइसिन जो इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से वारफरिन का इफेक्ट और जो है उसका टाइम वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से उसका INR डिरेंज हुआ है। वो पोटेंशिएशन वाला जो ना वो सिनर्जिस्टिकली होता है, जो कल हम MCQs पढ़ रहे थे। ये डिफरेंट है उससे, ये ऑपोजिट है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इनका मैकेनिज्म सेम ही है। P450 जो होता है साइटोक्रोम P450 उस पर अफेक्ट करते हैं। क्लिथ्रोमाइसिन उसको जो है रिड्यूस करता है उसके फंक्शन को, और जो आपके फिनोबार्बिटोन कार्बामेजेपिन थे वो इंक्रीज कर रहे थे, तो ये उसको इनहिबिट कर देगा, ड्रग मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी, वारफरिन का इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा और आपका PTINR डिरेंज हो जाएगा। 21 है, कार्सिनोमा आर यूजुअली वेरी लीथल एंड इनक्योरेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्योरेबल कार्सिनोमा? तो आपका गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा होता है। पेशेंट वर्किंग इन माइंड हैज ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव presented with cough, fever, weight loss and higher lymphadenopathy, which of the following could be the reason behind these findings? ठीक है, एक तो उसने जो है माइंड का बताया हुआ है, दूसरा उसका ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, जो आपका TB होता है, लेकिन उन्होंने जो है TB का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो फिर आपका जो सिलिकोसिस होता है ना वो एसोसिएटेड होता है, उसको कहते हैं सिलिकोसिस इंड्यूस्ड TB। ठीक है, आपका आर्टिकल में लिखा। पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ 60 पैक सिगरेट स्मोकिंग एंड डेवलप मेसोथेलियोमा, रिस्क फैक्टर फॉर इट इज़। अब इन्होंने स्मोकर दिया हुआ है लेकिन ऑप्शंस में स्मोकिंग नहीं दिया हुआ, तो आप फिर एस्बेस्टोस चूज़ करेंगे। ठीक है, मेसोथेलियोमा आपको मैंने उस दिन बताया था, मेसोथेलियम जो होती है वो आपकी कैविटीज़ की सीरस लाइनिंग होती है, तो इसी तरह से आपका प्लूरल मेसोथेलियोमा मोस्ट कॉमन होता है, तो उसमें आपने एस्बेस्टोस चूज़ करना है। CaCl2 was given to a rat in a laboratory which leads to अच्छे साथ वो ना इंक्रीज पे आता है 24-25 डाईहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरोल। हाइपरकैल्सीमिया CaCl2 मतलब हाइपरकैल्सीमिया है, तो उसमें आपकी पॉलीयूरिया होता है, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 24-25 DHC विल नॉट बी कन्वर्टेड टू 125, तो इससे आपका जो इंक्रीज हो जाएगा 24-25। 23 का बीटा तो है स्मोकिंग, हाँ बीटा है। अच्छा 25 है, 40-year-old lady presented with hepatosplenomegaly, pruritus and thalassemia and jaundice for last 3 months. Most appropriate is EMA. ठीक है अम्मा, yes, primary biliary cirrhosis. Hydrocarbon was given. This will work as initiator in process. The initiator work as permanent DNA damage. ठीक है, इनिशिएटर ने आगे परमानेंट DNA डैमेज करना है, उसकी जो है मेमोरी प्रोड्यूस होनी है, और जो प्रमोटर होता है उसने आगे उसको क्लोनल प्रोलिफरेशन के बारे में। प्रोग्राम सेल डेथ इज रिलेटेड टू अपोप्टोसिस। ठीक है, अपोप्टोसिस की डेफिनेशन है आपकी। फॉलो अप इन एड इज डन बाय CD4 सेल्स। एड्स का जो आप CD4 सेल से करते हो। अब इसमें एक आपका इसके MCQs है, ये नीचे जो सारे आपके। इनिशियल टेस्ट जो है आपका एलाइजा होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट होता है। ठीक है, वो अगर चाइल्ड के हैं तो फिर आपने PCI लगाना है, लेकिन अगर वो मेंशन नहीं भी करते तो फिर आपने वेस्टर्न ब्लॉट लगाना है। हॉलमार्क फॉर HIV जो है प्रोलिफरेशन ऑफ वायरस इन T सेल्स है, ये सारे आपके MCQs हैं। इम्यूनोडेफिशिएंसी CD4। अच्छा, हॉलमार्क ऑफ HIV भी याद रखना है, हॉलमार्क ऑफ एड्स भी याद रखना है। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन HIV इज TB। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एड्स इज इन एड्स, क्या कुछ भी लिखा हुआ है। अच्छा, और जो इसमें निमोनिया होता है ना वो आपका निमोसिस्टिस जिडोवेशी करवाता है, और ये रेजिस्टेंट होता है एंटीबायोटिक्स को। ठीक है, और फॉलोअप इज डन बाय CD4 काउंट्स। ठीक है, इसका आपका पार्ट 2 का एक MCQ आता है। HIV का पेशेंट, उसको निमोनिया हुआ, वो बिल्कुल ठीक हो गया, और वो जैसे ही उठ के जाने लगा ना डिस्चार्ज पे, तो वो फिर से उसकी सैचुरेशन ड्रॉप कर गई और वो फिर से गिर गया वहीं पे। ठीक है, फिर आप इनको हाइड्रोस्टेरॉइड देते हैं।
वो रेस्ट पे ठीक होता है ये, और जो जैसे वो स्टार्ट करता है वॉक एक्सर्शन तो वो खराब हो जाता है। अच्छा, एंटीजन प्रेजेंटिंग TH1 सेल्स प्रेजेंट द एंटीजन्स विद CD4 सेल्स। जो आपका फॉर्मूला है ना 1 × 8 = 8, 2 × 4 = 8, वो वैसे MHC का है, लेकिन वो इस पर भी फॉलो होता है। मतलब इसका भी आप जो है ना TH1 के साथ 8 चूज़ कर लें। TH1 के साथ जो सेल्स होते हैं वो CD4 होते हैं, TH2 के साथ CD1 के साथ CD8 होते हैं, 2 के साथ CD4 होते हैं, ठीक है। और ये MHC का भी यही होता है, 1 और 8 और 2 और 4। वो आएगा MCQ तो हम देख लेंगे, लेकिन जो आपका ये T हेल्पर लिम्फोसाइट्स है ना, ये भी यही रूल फॉलो करते हैं, 1 × 8 और 2 × 4 वाला। लेकिन रफ़ी में सिर्फ MHC के लिए लिखा हुआ है, लेकिन आप MCQs करते हो तो फिर आपको पता चल जाता है ये भी। अच्छा, 30 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल शो मैसिव। अच्छा, ये रफ़ी में एक लिखा हुआ है ना MHC के लिए 1 × इसमें मल्टीप्लाई का साइन ही नहीं होता, 1 × 8 = 8, 1 × 8, हाँ रूल ऑफ 8 ना, वही कह रहे हैं ये। और 2 × 4 वो भी = 8, तो ये रूल ऑफ 8 हो गया आपका। तो जो आपका TH1 है वो सेल्स प्रेजेंट कर रहा होता है CD8, और जो TH2 है वो 4 कर रहा होता है CD4 सेल्स। इसी तरह से जो आपका हाँ ये ना उसमें लिखा हुआ है रफ़ी का टेबल है उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल विच शोज मैसिव फेगोसाइटिक इफेक्ट, तो आपका मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, वो आपको पता है फेगोसाइटिक होते हैं। 40 to 60% ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स आर मल्टी फैक्टोरियल, 40 to 60, ठीक है। उसमें आपके इन्वायरमेंटल जेनेटिक जीन म्यूटेशन सारे आ जाते हैं। बट शुड बी द फार्मास्यूटिकल एंड डॉक्टर इंटरेक्शन पर्पज शुड बी एंटरटेन फॉर पेशेंट्स बेनिफिट। सिर्फ पेशेंट बेनिफिट के लिए जो है उनको वो जो इंटरेक्शन कर सकते हैं। अ फीमेल पेशेंट कम्स टू द डॉक्टर क्लिनिक वेयरिंग रिवीलिंग क्लोथ्स, शी कम्स अप वेरी क्लोज टू द डॉक्टर एंड स्टार्ट्स आस्किंग हिम पर्सनल क्वेश्चन इन अ seductive tone, what would be the appropriate response by the doctor? Call in nurse, ठीक है। ये स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट यूजली होते हैं या मेनिया के होते हैं जिनमें ये इनहिबिशन लॉस्ट हुई होती है, तो इसमें आपने कॉल इन नर्स करना है। A 2-year baby brought by mother, she said there is transient decrease of blood sugar and hepatomegaly, then diagnosed as von Gilkey disease. The doctor will advise increase intake of carbohydrates. लेकिन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, क्योंकि उसमें बार बार हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो उसको कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, लेकिन आपने जो है उनको देने हैं कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज एंड ग्लूकोज पॉलीमर गिवन इन हाई अमाउंट ऑफ टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। Carbohydrates like galactose and fructose avoided because they break into glycolytic intermediate like lactate and further aggravate already raised lactate in von Gilkey, ठीक है। तो आपने उनको ग्लूकोज देना है, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज नहीं। 35 एड्रिनल कॉर्टेक्स इज एम्ब्रियोलॉजिकली ड्राइव फ्रॉम मेसोडर्म, ठीक है। कॉर्टेक्स जो आपका मेसोडर्म से होता है, और मेड्यूला कहाँ से ड्राइव होता है, तो मुझे लगा था डॉक्टर इफ्रा लिख देंगे पहले ही 36 है प्रिमिटिव स्टीक एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म मीट एट, तो ये क्लोकल मेम्ब्रेन पे मीट करते हैं। ये एम्ब्रियो करते हुए पिक्चर मैंने शायद ग्रुप में भेजी हो, तो ये क्लोकल मेम्ब्रेन पे मीट करते हैं। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक इज लिमिटेड बाय द फॉलोइंग एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, ठीक है। और इधर अगर आ जाता हाइपर फ्लेक्शन ऑफ नेक इज लिमिटेड, तो आप क्या चूज करते हैं? यस, बिल्कुल। What joins one lamina to the upper lamina of the vertebra, तो यहाँ का लिगामेंटम फ्लेवम होता है, और इसका ये तो इन्होंने दिया हुआ है 1 lamina to the upper, तो 7 वर्ड यूज़ किया होता है उन्होंने एडजेसेंट लेमिना, तो भी आपने जो है ना चूज़ करना लिगामेंटम फ्लेवम, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट इन हाउ मच पीरियड, तो आपका 68 डेज होता है, कहीं पे 75 भी होता है, या फिर जो है ना 65, 60 इस तरह से भी ऑप्शंस में आता है, तो आपने 68 यहाँ पे चूज़ करना है। अ पेशेंट हैविंग एब्डोमिनल पेन अपॉन इन्वेस्टिगेशन 72 भी आता है, मतलब इसी रेंज में आ रहा होता है, 72 नहीं 75 मेरे ख्याल मैंने देखा हुआ है, 72 भी होगा, बस ये आस पास ही फिरते रहते हैं इनके। पेशेंट हैविंग एब्डोमिनल पेन अपॉन इन्वेस्टिगेशन डिस्टल थर्ड ऑफ ड्यूडेनम नेक्रोज्ड विच आर्टरीज इन्वॉल्व, तो आपके इन्फीरियर पेनक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी होती है, ठीक है। जो आपकी सुपीरियर पेनक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी है वो आपकी प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम को सप्लाई करती है, और जो इन्फीरियर है वो डिस्टल को। In an infant, when skin of the lateral border of sole of the foot is scratched with a blunt pointed object, there is dorsiflexion of big toe.
ये आपको बर्बिन्स्की साइन होता है, उन्होंने इन्फेंट दिया हुआ है, तो इसमें ये पॉजिटिव बताया हुआ डोर्सिफ्लेक्शन जो हो रही है उसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एक्सक्रीटरी डायरिया व्हेन रीचेज द कोलोन इन लार्ज क्वांटिटी। तो ये आपका जो है ना लैक्टोज होता है, लैक्टोज होता है, ठीक है। अच्छा, इसको एक्सक्रीटरी डायरिया को जो है ना ऑस्मोटिक डायरिया भी कहते हैं। अगर पेशेंट को जो है ना मान लो लैक्टोज जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होता क्योंकि लैक्टेज की डेफिशिएंसी होती है, तो लैक्टोज जो है फिर वो आपका कोलोन में जाता है, ठीक है। वहाँ पे अनडाइजेस्टेड जाता है, तो वहाँ पे वाटर की उसको क्वांटिटी को इम्प्रूव कर देता है कोलोन में, जिसकी वजह से लूज और वाटरी स्टूल्स होते हैं। और फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज बाय बैक्टीरिया इन कोलोन प्रोड्यूस गैस एंड ब्लोटिंग, ठीक है। लैक्टोज जो है वो लैक्टोज जो है ब्रेकडाउन नहीं होता क्योंकि लैक्टेज की डेफिशिएंसी होती है। तो आपको पता है लैक्टोज जो है वो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, ठीक है। तो वो अनडाइजेस्टेड जो है ऐसे कोलोन में चला जाता है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक इफेक्ट होता है, ठीक है। ऑस्मोटिक इफेक्ट होता है और उसके बाद जो है वहाँ पे वाटर क्या कहते हैं इंक्रीज वाटर होता है इन बाउल कॉजिंग लूज और वाटरी स्टूल्स, जिसको ऑस्मोटिक डायरिया कहते हैं। अच्छा, सेरेब्रोमेनिंजियल आर्टरी पासिस थ्रू तो फोरामेन ओवेल, ठीक है। इसका जो आपका निमोनिक है वो है मेल थ्रू ओवेल, ठीक है। तो आपकी जो मेनिंजियल सेरेब्रोमेनिंजियल आर्टरी है वो फोरामेन ओवेल से जाती है, और इसमें जो मिश्री जाती है वो आपकी 2-3 और फोरामेंस भी हैं उनमें से भी जाती है। तो आपने अगर उसका भी एमसीक्यू होता है कि आपने अगर मिश्री के लिए चूज़ करना है तो आप सीकम को चूज़ करोगे फोरामेन को, और सेरेब्रोमेनिंजियल जो आपकी फोरामेन ओवेल से जाती है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स एफरेंट इज कैरिड बाय ट्राइजेमिनल, ठीक है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स वो जो कॉटन के साथ, अच्छा एमसीक्यू जो, हाँ वो जो कॉटन के साथ आप कॉर्नियल रिफ्लेक्स चेक करते हो ना, उसको जो एफरेंट होता है ना वो ट्राइजेमिनल लेके जा रही होती है, ठीक है। और ईफरेंट, यस ईफरेंट जो है वो 7 लेके आती है आपकी, और वो जो लाइट वाला है उसकी लेके जो एफरेंट होती है वो आपकी कौन सी होती है, यस। और जो उसकी ईफरेंट होती है, यस ओक्लोमोटिव, बिल्कुल वेरी गुड। अ मैन स्टैंड फ्रॉम सिटिंग पोजीशन विच रिफ्लेक्स इन्वॉल्व, तो ये आपका फ्लेक्सर रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। अब ये मैंने आपको जो है उस दिन बताया था सेंसरी जो आपका होता है ना इनपुट, तो उसके साथ ही आपको होता है रूब्रोस्पाइनल जो कि उसका मोटर रिस्पॉन्स होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो इसमें जो आपका ये होता है ना फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, इसमें ये होता है कि एक तो इसको अपनी पोजीशन को ठीक करने के लिए इसके 2 दिन कि वो फ्लेक्स कर रहा होता है और दूसरा इनहिबिट कर रहा होता है एक्सटेंशन को भी, इससे उसकी ना पोजीशन मेंटेन रहती है। जो ऑन वन साइड जो है वो फ्लेक्स कर रहा होता है और ऑपोजिट साइड को जो ना वो इनहिबिट कर रहा होता है। द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक एनहांस द एक्टिविटी ऑफ फ्लेक्सर मसल्स एंड इनहिबिट ऑफ एक्सटेंसर, तो इस तरह से ये मेंटेन कर रहा होता है आपके इक्विलिब्रियम को, ठीक है। या वो पूछो उन्होंने रूब्रो का ही हुआ है और बैलेंस का हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा स्टैंड में वो एक मतलब स्टैंड में वो किस तरह से करेगा, वो गिरने नहीं ना देता, वो साइड पे फ्लेक्स नहीं होने देता, वो एक्सटेंड नहीं होने देता, हाइपर एक्सटेंशन, ये ना दोनों का ही होता है। एक्सटेंशन होनी चाहिए, एक्सटेंशन किस चीज़ की होनी चाहिए ना, वो तो फिर तो आपके अगर हिप जॉइंट पे कह रहे हो तो बहुत पीछे चली जाती है, नी का कह रहे हो तो ये आपके ना पोजीशन को दोनों होते हैं। वैसे रूब्रो भी आपका होता है, ये फ्लेक्सर रिफ्लेक्स जो है ना ये रूब्रोस्पाइनल का होता है, दोनों ही होते हैं आपकी, ये वेस्टिबुलोस्पाइनल और रूब्रोस्पाइनल दोनों आपकी बैलेंस में होते हैं, यस। वो फ्लेक्सर रिफ्लेक्स आपका विड्रॉल के लिए होता है। वैसे आप ठीक कह रहे हो, एंटी ग्रेविटी जब वो स्पाइनल कॉर्ड का पूछते हैं ना एंटी ग्रेविटी, तो उसमें वेस्टिबुलोस्पाइनल ही चूज़ किया होता है इन्होंने, लेकिन इसका फ्लेक्सर रिफ्लेक्स ही है, इसका जो है ना ये डिस्कस भी नहीं हुआ, इसका जो है ऑप्शन भी यही है, उन्होंने जो क्या कहते हैं करेक्ट किया हुआ है कि यही है इसका आंसर। वो मेरे ख्याल है वो दूसरी स्टेम ही है एंटी ग्रेविटी जो स्पाइनल कॉर्ड का वो पूछते हैं, और जो बैलेंस का होता है ना उसमें रूब्रो भी होता है आपका और ये भी होता है वेस्टिबुलोस्पाइनल भी, ये दोनों बैलेंस में होते हैं आपके, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन ये जो इसका एक्शन होता है ना फ्लेक्सर को फैसिलिटेट करता है और इनहिबिट करता है एक्सटेंसर्स मसल को, तो ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम फॉल, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड को कॉन्ट्रैक्ट
ऑपोजिट साइड को जो है एक्सटेंसर्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसका ये होता है कि ऑन द ऑपोजिट साइड द एक्सटेंसर ऑफ द ऑपोजिट लेग कॉन्ट्रैक्ट टू सपोर्ट द बॉडी, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दिस रिफ्लेक्स इंश्योर्स दैट वन लेग इज फ्लेक्स एंड अदर इज एक्सटेंड टू स्टेबलाइज द पोस्चर। To maintain the balance and prevent from fall, one limb withdraws. This compensate to stabilize the body. नहीं, ये रट्टा नहीं है, मैंने आपको भी वो ये भी इसकी एक्सप्लेनेशन है, वो उसकी डिफरेंट स्टेम है और ये भी है। रिफ्लेक्स हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस एंड प्रिवेंट फ्रॉम फॉल, क्योंकि उसकी वन लिम्ब जो है वो विड्रॉ करती है और दूसरी जो है कंपनसेट टू स्टेबलाइज द बॉडी, ठीक है। तो ये आपके जो है दोनों ही कर रहा होता है, ये भी आपका बैलेंस में आता है। या आप पढ़ोगे वो रूब्रोस्पाइनल और वेस्टिबुलोस्पाइनल दोनों, और वो एक डिफरेंट स्टेम है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड एंटी ग्रेविटी जो है वो उसमें वेस्टिबुलोस्पाइनल को चूज़ किया होता है, वो रूब्रो। इधर आपने फ्लेक्सर रिफ्लेक्स को चूज़ ही करना है। अच्छा, मार्फन सिंड्रोम डिफेक्टिव प्रोटीन जो है वो आपकी फिब्रिलिन होती है, ठीक है, एफ से फिब्रिलिन। और जो इसमें क्रोमोसोम कौन सा होता है? यस, 15, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट वाज टेकिंग एस्पिरिन एज एडवाइस बाय हिज कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन वांट्स टू ऑपरेट ऑन हिज इंग्वाइनल हर्निया, हाउ मेनी डेज प्रायर टू सर्जरी एस्पिरिन शुड बी स्टॉप्ड? आपकी 7 to 9 डेज पहले स्टॉप हो जानी चाहिए। पेशेंट ब्रॉट टू यार कॉन्शियस, अच्छा इसका भी ना वो रफ़ी में टेबल बनाए हुए कितने डेज पहले आई थिंक स्टॉप हो जानी चाहिए, इस तरह से है कुछ, है ना, मुझे लगता याद है। यस, अच्छा, देयर इज ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एम्प्टी बॉटल ऑफ एस्पिरिन फाउंड, हाउ एंटीडोट विल एक्ट टू इंक्रीज ट्यूबुलर एक्सक्रीशन ऑफ एस्पिरिन, ठीक है। ये हमने उस दिन ही पढ़ा था, जो आपकी बाई का जो हम देते हैं उसने क्या करना होता है, आपकी यूरिन की पीएच को अल्कलाइन कर देना होता है, और जो नॉन आयनाइज्ड फॉर्म होती है वो आयनाइज्ड फॉर्म हो जाती है, और वो जो है रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा था ट्यूब्यूल से, ये ट्यूबुलर रीनल ट्यूब्यूल से, ठीक है, और वो फिर एक्सक्रीट हो जाता है। तो एंटीडोट जो है इसकी इस तरह से वर्क करता है, एक्सक्रीशन इंक्रीज करवा देता है रीनल ट्यूब्यूल से। फर्स्ट इनिशियल मैनेजमेंट फॉर डीके इज इंसुलिन एंड नॉर्मल सलाइन। 1 liter normal saline given to patient, what will be effect on urine? Increase and dilute urine, ठीक है। उसका जो है एक तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, डाइल्यूट कर जाएगा, इसका मतलब उसकी जो है वो ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज कर जाती है। थर्ड चीज इंक्रीज बाय, तो ये आपका होता है इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। ये भी आपका वो होता है कि थर्स्ट डिक्रीज किससे होती है, इंक्रीज किससे होती है। जो इंक्रीज होती है वो आपकी इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी से होती है, और डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम से, और डिक्रीज होती है प्लाज्मा डिक्रीज करती है अगर आपका प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा है और ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज है, मतलब कि ऑलरेडी है तो आपको मज़ीद ज़रूरत नहीं है पानी की। और स्टिमुलेट का पूछे तो आपने एंजियोटेंसिन 2 लगाना है, और अगर पूछें कि रेगुलेट किससे होती है तो फिर आपने ADH लगाना है, ठीक है। स्टिमुलेट इन्होंने पूछा हुआ है, इधर तो खैर इंक्रीज पूछा हुआ है, रेगुलेट की बजाय ये स्टिमुलेट एक ही बात है। तो एंजियोटेंसिन 2। A 21-year-old woman presents with complaint of progressive weakness in her legs, intermittent blurry vision, tingling sensation in her hand and feet over the past few months. Neurological examination reveals bilateral optic neuritis, weakness in lower extremities and exaggerated reflexes. What is likely defect? Yes. तो ये आपका होता है demyelination of sinus neuron, MS है आपका। In granulopoiesis, at which stage granules start to appear that resemble mature myeloid cells, फिर आपकी प्रोमाइलोसाइट्स होती है, ठीक है। ये जो आपके माइलोब्लास्ट होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोमाइलोसाइट में, फिर वो जो प्रोमाइलोसाइट्स होते हैं ना वो आगे आपके बेजोफिल, इजिनोफिल और न्यूट्रोफिल माइलोसाइट में होते हैं। तो इसमें जो आपका पेड़ जो रिजेंबल करता है मेच्योर माइलोइड से, तो आपको प्रोमाइलोसाइट है, ठीक है। बार बॉडी एसोसिएटेड विद विच सेल टाइप, तो आपका न्यूट्रोफिल है। लंबर प्लेक्सी सप्लाई विच मसल, तो अडक्टर ऑफ थाई। आपको पता है आपके जो अडक्टर्स होते हैं उनकी नर्व सप्लाई होती क्या है भला? आइए, रिपीटेड तो हैं सारे। यस बच्चों, ये MCQs रिपीटेड नहीं है सारे। डॉक्टर जुनैद, आपको मुश्किल तो नहीं लग रहे MCQs? मुझे तो बिल्कुल सारे रिपीटेड लग रहे थे, तो एक्सप्लेन करने वाले मुझे लगे नहीं इतने। जो हैं वो मैं आपको करूँगी। मुझे बताएं आप, आपको मुश्किल तो नहीं लग रहा MCQs? MCQs ठीक है, हाँ MCQs ईजी है ना, इसलिए मैं जल्दी बोल रही हूँ, मतलब जल्दी नहीं बोल रही लेकिन ठीक है, आप बोलेंगे सिर्फ स्पीकिंग पास, ठीक है। हाँ जी, आज का पेपर इजी है, रिपीटेड है।
अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर्स की, अच्छा बता दिया ऑब्टूरेटेड, यस कांट कैच, ठीक है मैं स्लो बोलूँगी, ठीक है। अच्छा तो आपके जो है ना ऑब्टूरेटेड लंबर प्लेक्सिस से आती है और वो आपके एडक्टर्स को सप्लाई करती है। विच स्ट्रक्चर एक्ट एज अ कंडुई बिटवीन पेरिटोनियल कैविटी एंड यूट्रस, तो आपकी फ्लोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। ये पढ़ते हुए मुझे पता चला कि जो आपकी एग रिलीज होता है ना वो आपकी पेरिटोनियम में रिलीज होता है। ये आपको पता है किसी को? मुझे नहीं पता था। आफ्टर ओवुलेशन द एग इज रिलीज फ्रॉम ओवरी इनटू पेरिटोनियल कैविटी, तो वहाँ से वो जो स्वीप लाइक मूवमेंट होती है फिम्ब्रिया की या फ्लोपियन ट्यूब की, तो एग जो है अंदर आता है इनफंडिबुलम के। आपको पता थी? मुझे नहीं पता थी। यस अच्छा मुझे पता भी होगी तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मुझे अब पता चला है। तो खैर तो ये कनेक्शन जो है आपका फ्लोपियन ट्यूब का होता है। A 30-year-old man sustains a left femoral fracture in a skiing accident and his leg is placed in a plaster cast after the leg has been immobilized for several weeks. The diameter of the left calf has decreased. This change is most likely to result from which of the following alteration in the calf muscle, तो आपका डिसयूज एट्रोफी होती है, ठीक है। जो आप यूज़ नहीं करते हो मसल्स तो उसकी डिसयूज एट्रोफी हो जाती है। दूसरा इसका ऑप्शन आता है इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन। थर्ड आता है थर्ड क्या आता है, अच्छा मुझे अब याद नहीं आ रहा, बस डिक्रीज एक्टिन मायोसिन, ठीक है। ये इस तरह भी एक आता है। अच्छा 59 है, पेशेंट प्रेजेंटेड चेस्ट पेन विद एमआई सडनली कोलैप्स ऑन ऑटोप्सी, व्हाट विल बी द फाइंडिंग्स, तो आपकी कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। जो आपकी हार्ट और सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं ना उसमें कोआगुलेटिव होती है। फिब्रिनॉइड मैंने आपको बताया आपके जो वेसल्स होती हैं वेस्कुलेटस में सब फिब्रिनॉइड होती है। लिक्विफेक्टिव एक तो आपके ब्रेन में होती है, यस लिक्विफेक्टिव एक आपके ब्रेन में होती है। दूसरी जो आपके फोकल वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं ना, एब्सेस वगैरह बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, उसमें लिक्विफेक्टिव होती है। और केशस टीबी में होती है, हाँ एब्सेस में होती है। 60 है, 45-year-old मैन विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिज्म प्रेजेंट्स विद सिवियर एपिगैस्ट्रिक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, increase in serum amylase. Diagnosis of acute pancreatitis superimposed on chronic pancreatitis was made in this condition. Which of the following type of necrosis is most characteristic, तो आपकी फैट नेक्रोसिस है, डॉक्टर फ्रा ने भी एक्सप्लेन किया। पेशेंट हैड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एंड हैज लिम्फेटिक्स, ब्लड वेसल्स एंड एपिथेलॉइड ग्रेनुलोमा विदाउट नेक्रोसिस, ठीक है। नॉन कैजेटिक ग्रेनुलोमा आपको पता है सार्कोइडोसिस में होता है। A lady visited Thailand and now came back to Pakistan presented with fever chills. Fever chills हैं तो आप मलेरिया एंड बॉडी एक्स, ठीक है। कन्फ्यूजन है इसका मतलब उसकी सीएनएस इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये आपका सेरिब्रल मलेरिया हो गया एंड पोस्टल हाइपोटेंशन, व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, तो आपका मलेरिया हो गया। A patient known case of hypertension and he has stroke 1 year back with vision loss. Now his stroke and vision is improving. Actively he had complaint of left homonymous hemonopia with left hemispatial neglect. Which part of brain is affected? तो ये आपका होता है राइट पैराइटल कॉर्टेक्स। ये जब मैं आपको वो कोटल एसोसिएशन एरिया बता रही तो मैंने आपको वहाँ पे पैराइटल एरिया का बताया था कि इसमें जो है ना आपकी स्पेशल अवेयरनेस होती है, आपकी जो सराउंडिंग्स की अवेयरनेस होती है उसको स्पेशल अवेयरनेस कहते हैं। SPATIL वाला स्पेशल वाला नहीं, स्पेशल वाला जो होता है, ठीक है, ये अवेयरनेस होती है। तो इसका ये आपका ना पैराइटल लोब का काम होता है, ठीक है, क्या आपकी अवेयरनेस। तो जो आप हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं ना वो उसको कहते हैं ये फ्लावर ड्रा करो, वो आधा फूल ड्रॉ करता है आधा करता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना पैराइटल कॉर्टेक्स होता है इन्वॉल्व ऑपोजिट साइड का। ये आई थिंक गर्ट्समैन सिंड्रोम को वो डिस्कस लगे हुए थे ग्रुप में। गर्ट्समैन सिंड्रोम भी कहते हैं उसको, हेमी निग्लेक्ट सिंड्रोम नहीं, हेमी निग्लेक्ट होगा उसका दूसरा। और वैसे जो सिंड्रोम था ना वो गर्ट्समैन था, GERTS वाला, इसको देखना आप, गर्ट्समैन सिंड्रोम था शायद। मैंने वैसे पिक्चर भी सेव की, मुझे आइडिया नहीं। अच्छा वो पिक्चर आज की मुझे भेजना याद ही नहीं वैसे आप लोगों को, पर वो है, मैं आपको भेज दूँगी आज वाले MCQs वाले, ठीक है। तो उसमें जो है ना आधी साइड की वो चीज़ें निगलेक्ट कर देते, तो आपका पैराइटल कॉर्टेक्स का वो होता है डिफेक्ट। अच्छा 64 है, मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक टू डिटेक्ट सर्कुलेटिंग ट्यूमर, तो आपका पेरिफेरल स्मीयर होता है। ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए जो है आपका ट्यूमर मार्कर होता है, और कॉमन मेथड टू डिटेक्ट ट्यूमर सेल्स तो पेरिफेरल स्मीयर होता है। ओवेरियन कार्सिनोमा जो आपका वो CA1 to 5 है। पेशेंट विद HB5 enlarged spleen एंड रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो व्हाट इज़ द डायग्नोसिस।
ऑफकोर्स थैलेसीमिया मेजर होता है जिसमें एज भी हमेशा लो रहती है और ब्रेक डाउन की वजह से स्प्लीनिंग लार्ज होती है। अ फीमेल ड्यूरिंग डिलीवरी लूजेज ब्लड एंड रिक्वायर्स ब्लड, हर ब्लड सैंपल इज रिएक्टिव ब्लड एग्लूटिनेट्स विद एंटी सिरप बी। अगर वो एग्लूटिनेट कर रहा है ना एंटी सिरप बी से, इसका मतलब है ग्रुप जो है वो बी है, एग्लूटिनेट अगर वो कर रहा है। और अगर वो कर रहा है डी से, एंटी सिरप डी से, इसका मतलब वो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर नहीं करता तो नेगेटिव होता है, लेकिन अब वो उससे भी एग्लूटिनेट कर रहा है तो ये पॉजिटिव, तो आपका बी पॉजिटिव होता है जो दोनों से कर रहा होता है। अ लेडी CRF, अच्छा क्रोनिक रीनल फेलियर, ब्लड सैंपल टेकन एंड पुट इनटू रेफ्रिजरेटर इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, रिजल्ट आर सोडियम 140, पोटेशियम 6, LDH 600, CK जो है रेज है। तो ये आपका हिमोलिटिक रिएक्शन ऑफ ब्लड सैंपल है, ठीक है। जब भी आप ब्लड स्टोर करते हैं ना तो उनमें रिएक्शन, वो उनमें हिमोलिसिस होती है, पोटेशियम रिलीज होता है, इसलिए हाइपरक्लेमिया होता है। और इसमें जो है वेरी नेक्स्ट डे हो गया तो ये आपका जो है हिमोलिटिक रिएक्शन ब्लड सैंपल हुआ है। विच आयरन परमिएबिलिटी इज रेज इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है। ये आपको कौन सी ड्रग्स जो है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करवाती हैं? हेलोथिन भी कराती है, सक्स भी करवाती है, ठीक है। अब जो आपके इसमें वैसे तो आपके वो रेनॉल्ड्स वो पूछते हैं रिसेप्टर्स, उसका भी एक MCQ होता है। और दूसरा ये होता है कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्यों रहती है, क्योंकि बार बार जो है ना कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, इंक्रीज सोडियम होता है आपका, ठीक है, सॉरी कैल्शियम होता है, तो आपकी इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन होती है और उसकी वजह से जो है मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, तो आपकी जो है बॉडी मेटाबॉलिज्म, तो उसका टेम्परेचर भी रेज्ड होता है, इसलिए उसको मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है मसल कॉन्ट्रैक्शंस ट्रिगर होती हैं। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम इज रीअब्सॉर्ब इनटू द सार्कोप्लाज्म। वो एक नॉर्मल फिनोमेना होता है कि जैसे कैल्शियम आता है आपके रिलीज होता है ना सार्कोप्लाज्म से, तो कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसके बाद वो बैक टू सार्कोप्लाज्म में चला जाता है और मसल रिलैक्स करता है। ये आपका MCQ है एक और, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि बार बार जो है अनकंट्रोल्ड कैल्शियम रिलीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होती रहती हैं, और उसकी वजह से जो है मेटाबॉलिज्म हाई रहता है और जो है आपके टेम्परेचर बॉडी का रेज हो जाता है। रिसेप्टर्स रेनॉल्ड्स, जो वो रेनॉल्ड्स फिनोमेना वाले स्पेलिंग है ना, वही वाले रेनॉल्ड्स, यस, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट प्रेजेंटेड विथ नहीं, In case of Corynebacterium diphtheria, what type of growth pattern is seen on gram staining? तो ये palisade pattern होता है. It is a gram positive rod club shaped and arranged in palisade pattern V और L shape. ठीक है, ये ना मैं आपको पिक्चर्स भेज ही मुझे देनी चाहिए थी पहले से। ये मैं इसका ना V और L पैटर्न ही होता है, उसकी शेप ही इस तरह की होती है, ये आप चेक करो, ठीक है। साथ साथ आइए ना मैं आपको भेज दूँगी। अच्छा, नेक्स्ट इज female patient presented with increased frequency and urgency was diagnosed as UTI case. Microscopy shows gram negative motile rods, urease positive, ठीक है। lactose non fermenting on में क्या अगर likely organism involved is, तो ये आपका Proteus mirabilis होता है, ठीक है। एक तो जो यूरियस पॉजिटिव इसका दिया होता है, दूसरा मोटाइल रोड, इधर तो मोटाइल रोड्स लिखा होता है, लेकिन इसकी कभी कभी जो इसकी वो होती है ना मोटिलिटी, एक स्पेसिफिक किस्म की होती है, वो लिखी होती है, जो किस तरह की होती है, यस, स्वार्मिंग मोटालिटी होती है और वो भी मेंशन होती है। और दूसरा जो है नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, और कौन क्या अगर तो आपका प्रोटियस है। इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड-19 तो आपकी NK सेल्स है, ठीक है। लेकिन एंड ट्यूमर सेल्स अगर पूछे ना, NK सेल्स प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट ट्यूमर सेल और वायरल हो, तो आप फिर उसमें ट्यूमर सेल चूज करते हैं। हाँ, CD56 इसका ट्यूमर मार्कर है 56। A 22-year-old second-year medical student developed a red face after being asked a question during lecture. Which of the following statement best describe his vascular reaction? तो आपका एक्टिव हाइपरीमिया होता है, ठीक है, जिसे मुंह लाल हो जाता है। ये मैं धूप में खड़े हो तो भी फेस जो है वो रेड हो जाता है, तो वो भी एक्टिव हाइपरीमिया होता है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, yes, scratchy sound with no change in respiration on echocardiography, pericardial effusion is noted, which best site to remove fluid. तो या तो उन्होंने जो ना डिफरेंट इसकी ऑप्शंस भी बहुत सारी आती हैं, ठीक है। हमें से कोई एक जो है ना इस वाली स्टेम के ऑप्शंस ऐसे कंपाइल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ MCQs नहीं आती हैं, थोड़ी एक दो स्टेम चेंज करके।
तो इसमें जो आपने अगर फ्लूइड निकालना है ना पेरिकार्डियल इफ्यूजन में, तो आपने सब कोस्टल एंगल विद नीडल एंगल सुपीरियरली, ठीक है। इसकी मैंने पिक्चर खींची थी आपको। ड्यूरिंग थ्रेगोसेंटेसिस सैंपल टेकन एट नाइट इंटरकोस्टल स्पेस, रिस्क ऑफ डैमेज टू विच स्ट्रक्चर, तो इंटरकोस्टल नर्व जो आपकी सबसे पहले डैमेज होती है, क्योंकि कॉर्डल टू क्रेनियल टू कॉर्डल आई थिंक सबसे आपकी नीचे जो वैन का न्यूमोनिक होता है ना, सबसे नीचे नर्व ही पड़ी होती है आपकी, तो वो सबसे पहले डैमेज होने के चांस होते हैं उसके। मिड एक्सिलरी स्पेस, ठीक है। और भी हैं, और भी कुछ हैं, आपको देखोगे वो। वैसे आप वही फेसबुक ग्रुप में वैसे जो है ना इसको देख के लिख के और फिर देख सकते हो कितनी स्टेम्स आती हैं इसकी। A patient with pulmonary fibrosis what will be seen in patient lungs, तो डिक्रीज लंग डिफ्यूजन कैपेसिटी, फाइब्रोसिस में जो है डिफ्यूजन कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है लंग की। अगर हैज ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन बट एल्वियोलार स्टिल एरेटेड ड्यू टू एल्वियोलर पोर्स, ठीक है, क्योंकि वो एल्वियोलार टू एल्वियोलार जो हो रही होती है ना एरेशन, तो आपकी पोर्स के थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। वट विल बी शोन ऑन PAVU आफ्टर बेरियम मील एंड पेशेंट हैज एसोफेजियल कंस्ट्रक्शन, तो ये आपकी आर्च ऑफ एओर्टा होती है। जो बेरियम मील होता है ना वो आपका एक तो जो एओर्टा से आपके एसोफेगस कंप्रेस हो रही होती है, ठीक है वो, और या फिर आपका जो है इनलार्ज एओर्टा होता है, ये सारा कुछ आपका ना बेरियम मील पे आता है। PAVU पे एक्सरे करते हैं जो बाद में आप, तो आप आर्च ऑफ एओर्टा देखते हो उस पर। Pap smear of lady done which shows dysplasia, increase NYC ratio and pleomorphism, but basement membrane is intact, तो ये आपका हो गया कार्सिनोमा इन सीटू, क्योंकि उसकी बेस मेम्ब्रेन भी इंटैक्ट है। A child previously having TB comes to you with complaint of fever, cough along with noisy breathing and difficulty in swallowing, now diagnosed as retropharyngeal abscess which structurally it will invade first, तो retropharyngeal abscess जो है आपकी प्रीवर्टिब्रल फेशिया को इन्वेड करती है, ठीक है। ये MCQ आता है इसका। रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस आपके प्रीवर्टिबल फेशिया को इन्वेट करती है। जो आपका प्री सर्वाइकल फेशिया है, सर्वाइकल फेशिया प्री सर्वाइकल होता है, अच्छा नहीं वो प्री ट्रेकियल है। वैसे आपका ये सर्वाइकल फेशिया का भी कोई MCQ है, इसका भी देख लेना। अच्छा वो प्री ट्रेकियल है, प्री ट्रेकियल जो आपका है वो कौन से मीडियस्टाइनम में स्प्रेड करता है इन्फेक्शन, प्री ट्रेकियल नो सुपीरियर नो एंटीरियर है। ये इसको मैंने इस तरह याद रखा, वर्टिब्रास आपके ऊपर पड़े होते हैं ना, मतलब वर्टिब्रा पहले स्टार्ट हो जाते हैं, तो सुपीरियर मीडियस्टाइनम में प्रीवर्टिब्रल जाते हैं, और जो आपका ट्रेक है वो एंटीरियर है, तो और आपका वो जो है एंटीरियर में जाता है। मुझे भी, मैं अभी तक भी कभी भी रिवाइज नहीं किया, उसके बाद एक दफ़ा बस रट्टा लगा लिया। अच्छा क्वेश्चन नंबर है 81 a 40, यस आई थिंक सर्वाइकल फेशिया का ये MCQ है बीच में से। 45-year-old फीमेल प्रेजेंट्स विद बोन पेन, एक और भी आई थिंक एक्सिलरी का भी आता है एक्सटेंशन, सर्वाइकल फेशिया की एक्सटेंशन। ये आप लोग ना इस तरह की डिफरेंट स्टेम्स देख रहे हैं वहाँ पे, ये भी है एक्सिलरी और सर्वाइकल की एक्सटेंशन वाला। A 45-year-old female presents with bone pain and paresthesia in the lower limb. Her laboratory investigation was done. It showed serum calcium upper limit पे, फॉस्फेट जो है लोअर लिमिट पे, स्लाइटली इंक्रीज PTH, ये आपको प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 82 है विच हार्मोन इज मेनली रिलीज्ड अर्ली इन स्ट्रेस, तो ये आपका रिलीजिंग जो आपका कोर्टिसोल रिलीजिंग फैक्ट वो है क्या हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन आपका जो है, सिर्फ पूछना कि स्ट्रेस हार्मोन कौन सा प्रेजेंट होता है, तो कोर्टिसोल ओवर ACTH। वेसोकंस्ट्रिक्शन दे दें तो एपिनेफ्रिन, और अर्ली हार्मोन पूछे ना तो आपने CARF इज ग्रेटर देन ACTH इज ग्रेटर देन कोर्टिसोल, क्योंकि आपका जो सीक्वेंस है वो यही है। अगर वो अर्ली पूछ रहे हैं इसका मतलब कि वो सीक्वेंस पूछ रहे हैं। अ वुमन हैज कोल्ड इंटॉलरेंस विच टेस्ट टू बी डन टू नो हाइपोथायरिज्म टू TSH एंड फ्री T4। Patient has puffy skin and hoarse voice. Her plasma TSH concentration is low but increased markedly when she is given TRH. She probably has hypothyroidism, ठीक है। एक तो उसका वो कह रहे हैं पफी स्किन है और हॉर्स वॉइस है, ठीक है, तो हर प्लाज्मा TSH कंसंट्रेशन इज लो। ये आपका ये आप सिम्टम्स देखो हाइपो के हैं पर TSH भी लो है, तो आप सोचोगे ये हाइपर है, क्या हाइपर नहीं है, ये हाइपो ही है। जैसे ही आपने TRH दिया तो वो TSH के लेवल बढ़ गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका हाइपोथैलेमस में इशू है, वहाँ से जो आपका रिलीजिंग हार्मोन नहीं आ रहा, और फिर जो पिट्यूटरी है वो TSH रिलीज नहीं कर पा रही। आपने हेड से जो है TRH दिया तो पिट्यूटरी ने TSH भी रिलीज की, और आपके जो है T3 T4 वो भी बढ़ जाएंगे, ठीक है।
तो जो प्रॉब्लम है वो आपके TRH रिलीज नहीं हो रहा है, वो आपके हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथायरॉयडिज्म विद हाइपोथैलेमस प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बाय फॉस्फोलाइपेज IP3, तो आपका ऑक्सीटोसिन होता है। अच्छा 86 है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड कीटोजेनेसिस, तो आपका ग्लूकागोन होता है। ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवाता है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस जो आपके बाकी प्रोटीन और का वो लिपिड्स होते हैं उनसे भी ग्लूकोज बना रहा होता है, तो ग्लूकागोन है। इसने बस ग्लूकोन का लेवल बढ़ाना है। पेशेंट हैज गिवन इंजेक्शन पेनिसिलिन आफ्टर विच ही हैज डेवलप्ड एसओबी, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, व्हाट शुड बी इमीडिएट ड्रग, तो आपकी IM एड्रेनालिन होती है। ठीक है, तो और यही MCQ आता है, या वो पूछा होता है कि पेशेंट ने जो है पेनिसिलिन लिए तो उसको क्या हुआ, तो ब्रोंकोस्पैज्म या ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन ऑप्शन में होता है, या भी इधर जो है और उसका ट्रीटमेंट पूछा होता है तो IM एड्रेनालिन। आर्टरी प्रेजेंट एट बेस ऑफ पैरामिड, तो आपकी आर्कुएट होती है। 89 है, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, तो वो आपकी किडनीज में प्रेजेंट होती हैं। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज अकर wherever एक्टिव फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन अकर, फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज इन सिल्वी प्रोसेस ऑफ आई इन कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, इम्यून डिपॉजिट प्रेजेंट इन मेसेंजियम, जब ये जितने भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होते हैं जैसे ये IgA PSGN, तो इसमें जो ना मेसेंजियम में इम्यून डिपॉजिट्स होते हैं। IG में IgA की होती है, और कुछ जैसे मल्टीपल माइलोमा में माइलोइड्स की होती हैं। और ये जो आपका IG उसमें MPGN में कौन सी इम्यून डिपॉजिट्स होती हैं, तो खैर ये जितने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होते हैं ना उसके अंदर सब एपिथेलियल होते हैं, लेकिन उसका कंटेंट क्या होता है, मतलब उसके अंदर होती क्या है, मुझे खुद भूला हुआ। ये ना एक्सपेक्ट करना कि मैं आपको आंसर करूँ, मुझे याद ये उसमें AA में लिखा हुआ है। MPGN में किस चीज़ के डिपॉजिट्स होते हैं, ये ना AA में डिटेल्स भी लिखी हुई है कि डिपॉजिट्स होते हैं किसके, जैसे IgA में जो है IgA डिपॉजिट होते हैं। ये अब आप वहाँ से AA से एक दफ़ा कोई ना कंफर्म कर दे बाकियों को, वहाँ पे सिर्फ डिपॉजिट्स के नाम नहीं लिखे हुए, डिटेल भी लिखी हुई है कि कौन से होते हैं कुछ की। ठीक है, तो खैर हाँ लिखा हुआ है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें जो ना इम्यून डिपॉजिट्स आपके होते हैं मेसेंजियम में, और या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होते हैं। चाइल्ड विद जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा कॉजेज हाइपोप्रोटीनीमिया। ठीक है, ये आपकी मोस्ट प्रोबेबली आपकी मिनिमल चेंज डिजीज ये नेफ्रोटिक है, और प्रोटीन यूरिया होता है, इसलिए हाइपोप्रोटीनीमिया होता है। प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो लीवर। प्लाज्मा प्रोटीन का प्रेशर कितना होता है बच्चों, ऑनकोटिक प्रेशर? Already admitted for 2 weeks for femur fracture, she had pain and tender on palpation, then suddenly developed dyspnea. ठीक है, फ्रैक्चर के बाद उसको डिस्निया हो गया। What will be the further complication, तो pulmonary thromboembolism। डीप स्ट्रक्चर इन पोप्लेटियल फोसा, तो ये आपकी पोप्लेटियल आर्टरी होती है सबसे भी। फीमेल विद द हार्ट डिजीज, डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑफ हर AV वेल्व कैन नॉट बी मेड, विच स्ट्रक्चर इज डैमेज, तो ये आपकी होती है कॉर्डेड टेंडन। ठीक है, इसकी पिक्चर भी वैसे मैंने सेव की हुई थी, लेकिन वो हिस्ट्री में लेक्चर के बाद, तो इसको मैंने तो इस तरह याद रखा हुआ है कि जो आपकी एक कॉर्ड लाइक AV नोड के साथ ना एक रस्सी बांधी और उसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो है AV वेल्व को ट्रैक्शन दे रहा है कॉर्ड के साथ नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आपकी वो होता है कॉर्डा टेंडनाइस से, ये ऐसे उससे याद रखने के लिए। लेकिन आपके जो है वो पिक्चर से भी आप देखोगे ना, तो AV वेल्व के साथ नीचे की तरफ कॉर्डा टेंडना ही अटैच होते हैं, उसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड ट्रैक्शन दे रहे होते हैं। पेशेंट हुज पटेलर टेंडन स्ट्रक्चर पॉजिटिव। ठीक है, anterior rod sign with leg pulled anteriorly is seen clinically in joint when there is damaged anterior cruciate ligaments। ठीक है, ये आपका जो ना ड्रॉड साइन होता है, वो जो पेशेंट को लटा के और आप जो उसकी नीगो फ्लैक्स और एक्सटेंड कर रहे होते हैं वो, ठीक है, तो आपका आप उसमें चेक कर रहे होते हैं डैमेज ऑफ एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स। ठीक है, व्हाट इज एनेप्लॉइडी, क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल एबरेशंस लाइक मोनोसोमी, ट्राइसोमी एक्सेट्रा। जो भी क्रोमोसोमल नंबर अगर 46 से कम है या ज़्यादा है तो आपका है एन्यूप्लॉइडी, कम है तो मोनोसोमी है, ज़्यादा है तो ट्राइसोमी है। कोडिया इज कॉज्ड ड्यू टू लीजन ऑफ कोडेट। ठीक है, सी से कोडिया, सी से कोडेट। वेव ड्यूरिंग एल्जेब्रा अरिथमेटिक मीन सॉल्विंग विच वेव, तो आपके बीटा वेव्स होती हैं। जब भी आपका ब्रेन बिजी होता है ना, या ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा होता है,
तो आपका बीटा वेव होते हैं उसमें। मेन रीज़न फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एब्सिस, तो ये आपके हेमाटोजेनस स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और ये हम बहुत कॉमनली देखते हैं कि पेशेंट को या यूरोसेप्सिस या कुछ भी और पेशेंट इन कैफ में या पेशेंट ड्राउज गया या, ठीक है, तो आपकी स्प्रेड हो जाता है, हेमाटोजेनस स्प्रेड होती है इन्फेक्शन की। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक गैस्ट्रोपरेसिस विच ड्रग इज मोस्ट यूजफुल, तो आप प्रोकाइनेटिक्स देते हैं, हाँ जी, मेटोक्लोप्रोमाइड, ये भी या वो ड्रग का लिखा होता है मेटोक्लोप्रोमाइड या फिर जो प्रोकाइनेटिक। नॉन डायबिटिक पेशेंट ऑन oral hypoglycemia which drug came in emergency with low blood glucose 30, drug causing is glibenclamide, ठीक है। ये आपकी सल्फोनाइल यूरिया होती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है सल्फोनाइल यूरिया का, क्यों उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है? ये आपकी इंसुलिन को प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, एक्टिवेट करती है इंसुलिन प्रोडक्शन को, ठीक है। तो इंसुलिन ज़्यादा होती है तो ये फिर आपका हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस इंक्रीज होते हैं, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर इज फॉर्म बाय एस्ट्रोसाइट फूड प्रोसेसेस, ठीक है। एक तो आपको पता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर हम जो पढ़ते हैं वो आपके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, लेकिन जो ये आपके एस्ट्रोसाइट्स होते हैं ना, ये एंडोथेलियल सेल्स को क्या कहते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और लेकिन जो इसमें मेन चीज़ होती है कि आपके एंडोथेलियल सेल्स भी ज्वाइन कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ टाइट जंक्शंस के साथ, ठीक है। तो वो जो टाइट जंक्शंस है ना, वो एस्ट्रोसाइट्स जो उनको मेंटेन कर रहा होता है। फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस जो होती है ना टाइट जंक्शंस की, वो एस्ट्रोसाइट्स के थ्रू होती है। वो फूड प्रोसेसेस इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन सेल्स, सेंसिटिव इंसुलिन एंड इंक्रीज इंसुलिन। नहीं, सल्फोनाइल यूरिया का जो है ना वो इंसुलिन पे इफेक्ट होता है, उसकी प्रोडक्शन पे, उसके लेवल को इंक्रीज करवाता है, हाँ, इंक्रीज इंसुलिन, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया जो है ना सल्फोनाइल यूरिया के साथ ज़्यादा होता है, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसमें आपके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं और वो जो है एक दूसरे के साथ ज्वाइन किए होते हैं टाइट जंक्शंस के साथ, और वो जो टाइट जंक्शंस होते हैं उनको एस्ट्रोसाइट जो है वो फॉर्म कर रहे होते हैं और मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोसाइट फूड प्रोसेसेस फिर आपके ग्लाइल सेल्स होता है, हमको पता है। सब ड्यूरल हेमाटोमा इन्वॉल्व विच ऑफ दीज, तो आपको पता है सुपीरियर सेरिब्रल वेन, लेकिन इसके ऊपर अगर आपका ब्रिजिंग वेन्स होता तो आप उसको चूज करते, वो नहीं है तो आप सुपीरियर को बिल्कुल। A patient with history of third degree severe burn causing damage to spinosum, granulosum and Vizalis effect will be cutaneous water loss, ठीक है। थर्ड डिग्री बर्न है, इसमें आपकी एक तो प्रोटीन लॉस होती है और दूसरा जो है इसमें आपका वाटर लॉस भी होता है, ठीक है। जो आपकी बर्न की वजह से एपिडर्मल और डर्मल लेयर्स जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, जिसकी वजह से कुटेनियस वाटर लॉस होता है और ये प्रोटीन्स भी होती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ओके सेकेंडरी ऑसिफिकेशन प्रेजेंट इन एपिफिसिस, ठीक है। तो सेकेंडरी जो होती है आपकी एपिफिसिस में होती है और प्राइमरी कहाँ पे होती है, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। Manu Samana, 26-year-old healthy woman with regular menstrual cycle, was a passenger in bus which met an accident. She was uninjured, but her husband and son died. In ensuing years, her menses ceased and she had frequent nightmares about the accident. The most likely reason for her amenorrhea is decreased dopamine secretion. तो उसकी डोपामिन क्यों डिक्रीज कर गई है, उसको तो इंजरी नहीं हुई। यस, जो आपका होता है ना कोर्टिसोल, डिप्रेस्ड भी है पर स्ट्रेस ज़्यादा है उसको, कोर्टिसोल उसका जो ना लेवल ज़्यादा है, और नोरेपिनेफ्रिन, मतलब उसकी बॉडी जो है ना स्ट्रेस में है, तो उसके जो ये हार्मोन्स होते हैं कोर्टिसोल, नोरेपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, ये ज़्यादा होते हैं और ये जो है ना कम्पीट कर रहे होते हैं डोपामिन के साथ उसके रिसेप्टर्स के लिए, ठीक है। नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन डोपामिन के साथ वो कंपटीशन में होते हैं। और दूसरा, जब भी कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होता है तो डोपामिन का कम होता है। डोपामिन का कम है तो आपका पता है डोपामिन इनहिबिट जो होता है ना, वो इनहिबिट कर रहा होता है प्रोलैक्टिन लेवल्स को, वो उसका इनहिबिटरी होता है। तो डोपामिन नहीं है तो प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाएगा, और जो प्रोलैक्टिन है वो इनहिबिट करता है जीएनआरएच को। जीएनआरएच नहीं, एलएचएफएसएच नहीं, तो आपका हीमोनोरिया। चीज़ें समझ आई। कोर्टिसोल इनहिबिट करता है डोपामिन को अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो आपकी डोपामिन कम हो जाएगी। और डोपामिन अगर आपकी कम है तो वो प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। वो नहीं है तो प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाएगा। जो प्रोलैक्टिन है वो इनहिबिट करता है जीएनआरएच को, तो आपका प्रोलैक्टिन ज़्यादा है, जीएनआरएच इनहिबिट हो गया है और आपको फिर एमेनोरिया होगा। और ये सारे एमसीक्यूज़ हैं आपके।
डोपामिन का और प्रोलैक्टिन का भी पूछते हैं, प्रोलैक्टिन और जेएनआरएच का भी पूछते हैं, और अब इन्होंने जो है कोर्टिसोल और डोपामिन, ये वैसे पुराना एमसीक्यू है लेकिन डोपामिन कोर्टिसोल भी पूछा हुआ है। A 25 years old female encountered RTA diagnosed with fracture of ribs. Which of the following is the site of rib that could be fractured? तो आपके एंगल ऑफ रिब होता है। एंगल ऑफ रिब का भी उन्होंने स्पेसिफिक क्या होता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल, क्या क्या होता है, एंटीरियर। तो वो भी एक, वैसे वो स्टेम एक तो भाई है लेकिन वो भी है, एंटीरियर होता है। सिंपल इज हाइपोथैलेमस से दो इनहिबिटरी आते हैं, वन इज सोमेटोमेटिन एंड सेकंड इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर डोपामिन। ठीक है। मोस्ट लिथल आफ्टर लिवर ट्रांसप्लांट इज सीएमवी। ठीक है, जितने भी आपकी इम्यूनोकॉम्प्लेक्स पेशेंट लिवर ट्रांसप्लांट उसके बाद आपका जो है ना सीएमवी जो है मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन करवाता है। A boy fall by his left shoulder and then his arm is hanging and elbow is extended with arm medial rotated and pronated due to damage of upper trunk of brachial plexus। ठीक है, आपकी अब पाल्सी होती है वो वेटर्स टिप, आप इसकी तो हमेशा अपना इमेज बनवा लिया करो जिस तरह से मूवमेंट वो हो रही होती हैं, उसकी एक्सटेंडेड है, medial rotated है और pronated है। ठीक है, और दूसरा दिस इज केस ऑफ अब्स पाल्सी, वाटर टिप रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रैक्शन ऑफ टीयर ऑफ अपर ट्रंक। तो इसमें C5C6 होता है। इसमें जो है ना आपकी लॉस ऑफ एबडक्शन होती है, लेटरल रोटेशन होती है और फ्लेक्शन होती है। लॉस इनका होता है तो इसका मतलब है कि अगर एबडक्शन का लॉस है तो वो जो है आपका फिर अडक्टेड रहेगा, लेटरल रोटेशन का लॉस है तो वो मीडियली रोटेटेड रहेगा। ठीक है, ये एब्स पाल्सी है। A 14 years old boy with fluctuating type of deafness on examination, tympanic membrane retracted, inward renal test is negative, Weber localized to affected। ठीक है, ये आपका कंडक्टिव होता है वैसे। What is the probable cause? तो Eustachian tube blockage। अच्छा लिखा, as the renal test is negative, it means it is conductive hearing loss that's confirmed with the Weber test that localized towards affected। Now the probable cause for fluctuating hearing loss at the stage is Eustachian tube blockage। अच्छा, रिगार्डिंग ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स, तो ये आपके जो एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स सप्लाइड बाय एपिफिजियल आर्टरी। ठीक है, ये आपको मैं पिक्चर भेजूंगी, उसमें आपकी जो लॉन्ग बोन्स की एंड्स होते हैं ना उधर एपिफिजियल आर्टरीज प्रेजेंट होती है उनके राउंड। 113 है, इन अग्रेसिव एंड डिस्टर्ब चाइल्ड ड्यूरिंग ड्रग गिवन वुड बी हेलोपेरिडोल। यूजली आपके या तो स्किज़ोफ्रेनिक के पेशेंट होते हैं, अग्रेसिव और गेट डिस्टर्ब, या फिर जो है उनको बिहेवियरल चेंजेस होती हैं, वो बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, वो आपके डिले डेवलपमेंटल उसमें आती हैं। खैर आप उसमें ना हेलोपेरिडोल देते हो। अटेंशन डेफिसिट, ये ADHD वाले नहीं होते, वो इतने अग्रेसिव और डिस्टर्ब नहीं होते। ये आपके जो ना या जिन बच्चों में डेवलपमेंटल डिले आपको मिलेगा ना, या उनको वो क्राई लेट होती है, वो सारे उनमें बिहेवियर चेंजेस आते हैं, वो इतने अग्रेसिव होते हैं और वो अकेले बैठ के बातें करना वो सारा कुछ, या फिर दूसरा स्किज़ोफ्रेनिक के होते हैं इस तरह के बच्चे। ADHD वाले इस तरह नहीं होते। लेडी कट हर फिंगर पर नाइफ, बल्कि लेकिन उसके बाद जितने भी आपके होते हैं ना ये मेंटल इलनेसेस, ठीक है, वो क्या कहते हैं उसको, जो डिप्रेशन है या इस तरह की डेवलपमेंटल उनमें बिहेवियर चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, मतलब कि इस तरह के होते हैं जब भी ब्रेन आपकी इन्वॉल्वमेंट है ना, इवन थोड़ा सा भी डेवलपमेंटली डिले है ये कुछ भी, वो बाद में जाके बिहेवियर चेंजेस इस तरह के होते हैं, इवन डिप्रेशन जो है और वो चीज़ें। तो इसलिए ये तो अग्रेसिव और डिस्टर्ब, ये सब सिम्टम्स बहुत एक दूसरे से होती हैं। अच्छा, लेडी कट हर फिंगर पर नाइफ वाइल वर्किंग इन किचन, विच मैकेनिज्म हर वेजोमोटर रिस्पॉन्स इंक्रीजेस। तो आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक सी फाइबर्स हैं। पेन और प्रेशर का भी सेम MCQ आता है, और इसमें इन्होंने जो है वेजोमोटर एक्टिविटी पूछा हुआ है रिस्पॉन्स। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक सी फाइबर्स आर ऑटोनोमिक फाइबर्स दैट कॉज वेजोमोटर रिस्पॉन्स टू इंजरी। Mastectomy of patient done and muscle was damaged. After that patient can't adduct and extend and internally rotate the arm. Which muscle is damaged? तो आपका लेटेस्ट में स्टोर से होता है। ठीक है, अब बच्चों को किसी को कन्फ्यूजन थी कि मैस्टेक्टमी देके उन्होंने कहा इसको ट्रेपीजियस क्यों नहीं चूज़ किया हुआ। ठीक है, इधर का ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन जो उसकी मूवमेंट्स है ना सारी वो लेटेस्टनेस वाली हैं, जो कि एक्सटेंशन ऑफ द आर्म कराता है, एडक्शन ऑफ आर्म कराता है और इंटरनल रोटेशन करवा रहा होता है, मीडियल जिसको कहते हैं। ठीक है, तो आपने मूवमेंट्स देखनी है, लेटेस्ट में स्टोर्स आए हैं। A patient with abscess in posterior triangle of neck which was operated. Now patient cut comb her hair. Where is the lesion? तो आपके स्पाइनल एसेसरी ना होते हैं, जो ओवरहेड एब्डक्शन नहीं कर रहे होते। पैक्ट मेजर को नहीं, पैक्ट मेजर को क्यों करेंगे?
फैक्ट मेजर, तीनों चीज़ें फैक्ट मेजर वो क्या करवा रहा होता है, वो इंटरनल रोटेशन करा रहा होता है, एरेक्शन भी करवाता है, डैमेज आ गई। इसका ना वैसे कोई सीक्वेंस नहीं है। हाँ अच्छा, फ्लेक्स का मुझे पता नहीं है, एडक्शन इंटरनल रोटेशन तो मेक सेंस। इसका वैसे कोई सीक्वेंस नहीं, आप मूवमेंट देख लो इनकी तो उस पर आप डिफ्रेंशिएट कर लेना। अच्छा, इन नटमेग लिवर कॉजेज क्रोनिक कंजेशन। हाँ, लेटिस्मस और ट्रेपीजियस ही हैं दोनों, मस्टैक्मी के और यारेवन के। और आपने मूवमेंट्स देखनी है, और ये लेटिस्मस ही है, ठीक है। अच्छा, विच वॉज ऑपरेटेड नाउ पेशेंट कांट कॉम हर हेयर, तो ये आपकी ट्रेपीजियस ये है जिसमें आपकी नर्व होती है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। इन नटमेग लिवर कॉजेज क्रोनिक कंजेशन, ठीक है। जो आपकी ये स्पेशली राइट हार्ट फेलियर में जो ना लीवर की जो वो होते हैं वो नटमैग लीवर होती है, ठीक है। क्रोनिक इंजेक्शन की वजह से उसकी जो शेप वो होती है अपेयरेंस, वो बस क्रोनिक, वो नटमैग लीवर कहते हैं उसको। वो ये यूजली आपके राइट हार्ट फेलियर या इवन आपकी जो है ना क्रोनिक हार्ट कंडीशंस में होती है। क्वेश्चन नंबर 118 वही है, सैलिवरी ग्लैंड सिक्रेशन इंक्रीज बाय वीआईपी, बॉक्सर्स हिट ऑन द फेस, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डैमेज, नाउ माउथ रिमेन इन ओपन पोजीशन, विच मसल कीप इट इन सच अ वे, तो आपका लेटरल टेरिगोइड होता है जो ओपन कर रहा होता है, ठीक है। लेटरल टेरिगोइड कॉजेज ओपनिंग ऑफ माउथ, इट इज लाइकली द अदर मसल got damaged and lateral pterygoid muscle function is enhanced which cause leads to opening of mouth, ठीक है। वो पूछा है कि ओपन माउथ है और उसको ओपन कौन रख रहा है, विच मसल इज कीपिंग इट इन सच अ वे, ठीक है। ये स्टेम मुझे अब समझ आई है, मतलब मैंने पढ़ा है तो मुझे तब नहीं गौर किया मैंने, पर आप ये देखो उन्होंने स्टेम थोड़ी सी घुमाई है, हालांकि आप यस ठीक है। अगर उन्होंने डैमेज का पूछा तो आपने फिर मीडियल टेरिगोइड कहना था कि वो क्लोज नहीं हो रहा, उन्होंने इधर ओपन का पूछा था। खैर आपने आँखें खोल के करना है पेपर। A patient has muscle technique contraction first post op day of thyroidectomy, this is due to, तो आपका हाइपोग्लाइसेमिक टेटनी की वजह से जो है होता है, ठीक है। और यूजली हम सर्जरी में देखते होते थे वो पेशेंट जो है थायरोइडेक्टमी के बाद नंबनेस अराउंड माउथ या उनके वो कॉन्ट्रेक्शन हो रही होती थी। कोमल तो नहीं देखते थे, अच्छे सर्जन थे वैसे। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, डिफेक्टिव प्रोटीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो स्पेक्ट्रिन। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में जो है ना स्पेक्ट्रिन होती है, और अभी हमने पढ़ा मार्फस में फिब्रिलिन होती है, और डुशीन में डिस्ट्रोफिन होती है। इन समर फास्टिंग मैन हैव कंसनट्रेटेड यूरिन ड्यू टू, तो इंक्रीज एडीएच, ठीक है। समर में जो है वो प्रेस्पिरेशन हो रही होती है, वो जो पसीने आ रहे होते हैं उसकी वजह से जो उनको डिहाइड्रेशन होती है, एडीएच रिलीज ज़्यादा होता है ताकि आपका जो है फ्लूइड वो मतलब वाटर रिटेन कर सके। विच टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन इज प्रेजेंट इन अपेंडिसाइटिस विद पस, तो ये आपकी सपोरेटिव होती है। एक पीछे हमने अपेंडिसाइटिस का पढ़ा था तो उसमें एक्सुडेटिव चूज़ की हुई थी और इधर सपोरेटिव चूज़ किए हुए, दोनों ठीक है। इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम मदर टू चाइल्ड इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। अब जो एम से माइटोकॉन्ड्रियल और एम से मदर, लेकिन इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो आपकी वो मैं आपको बता दूँ, जो आपके स्पर्म्स होते हैं ना उसमें माइटोकॉन्ड्रिया लॉस हो जाता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, द माइटोकॉन्ड्रिया इन स्पर्म्स आर टिपिकली लॉस्ट, तो ओनली माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम ओवम कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है ना मदर इनहेरिटेंस जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होती है। और उसके अलावा इसका आता है एक के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए, ये भी एक एमसीक्यू है, उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए चूज करना है। स्पर्म नहीं देता माइटोकॉन्ड्रिया, ओनली ओवम देता है। हीलिंग ऑफ अ क्लीन वुंड सूचर्ड बाय डॉक्टर कैरेक्टराइज्ड एज, हीलिंग जो है वो आपकी स्कार से पता चलती है। A patient presented with chronic fever, night sweats, and cervical lymphadenopathy, epithelioid cells in sputum, chest X-ray shows diffuse nodular opacity, diagnosis is TB, ठीक है। और ये मोस्ट प्रोबेबली आपका मिलिट्री टीबी है जिसमें डिफ्यूज नोडुलर ओपेसिटीज़ होते हैं, ठीक है। प्राइमरी में आपको पता है बोन कॉम्प्लेक्स कैविटीज़ होती है, सार्कोइडोसिस में ओपेसिटीज़ नहीं होती, हाइलोइड लिम्फोडेनोपैथी होती है बायलेटरल, तो ये आपका टीबी है। और बाकी सिम्टम्स भी वैसे आपकी टीबी वाली हैं। इन जो तो फॉलोइंग AFP एंड बीटा ECG स्टेट, तो आपका एम्ब्रियोनल कार्सिनोम होता है जिसमें जो है आपकी दोनों रेज होती हैं, FPB और बीटा ECG भी,
जीन म्यूटेटेड इन फीमेल लीडिंग टू, यस, जीन म्यूटेटेड इन फीमेल लीडिंग टू सी ओवरी विच अदर ऑर्गन एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्सिनोमा, तो ब्रेस्ट। जो आपका BRCA1 है ना, उसका परसेंटेज ज़्यादा होती है ब्रेस्ट और ओवेरियन कार्सिनोमा की। BRCA2 की फिर भी कम होती है, इसलिए अगर BRCA1 BRCA2 है तो BRCA1 चूज़ करना है। और वो जो है दोनों सी ओवरी के भी उसके परसेंटेज ज़्यादा होती है, रिस्क ज़्यादा होता है, और ब्रेस्ट का भी, सी ब्रेस्ट का भी। रिगार्डिंग ऑस्मोसिस, ऑस्मोलैलिटी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, कितने सोल्यूट्स प्रेजेंट है। और जो होता है ना ऑस्मोलैरिटी वो पर केजी के लिए होता है, और जो ऑस्मोलैरिटी होता है ना वो पर लीटर के लिए होता है, जो हम ये ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। एनेस्थेटिक एजेंट दैट एसोसिएट्स इन लाइट, तो आपका हेलोथेन होता है। इन स्ट्रेनस इंक्रीज वेंटिलेशन इज ड्यू टू, तो आपका कोलेटरल स्टिमुलेशन फ्रॉम हायर सेंटर्स होता है, ठीक है। और अगर जो है ना आपकी वॉलंटरी, वो आपके हायर सेंटर्स जो काम कर रहे होते हैं ना, एक तो आपकी ये वॉलंटरी कंट्रोल कर रहा होता है, और दूसरा जो आपकी फियर और एंग्जाइटी और स्ट्रेस और एक्सरसाइज, इनके लिए आपका जो है ये मेडुला और ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, पूरा वो आपका जो सेंटर्स इन्वॉल्व होते हैं। इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री दोनों होती है मेडुला। जो आपकी वॉलेंट्री है उसके अंदर आपके जो होते हैं इन्वॉल्व होल्डिंग योर ब्रेथ या सिंगिंग वगैरह, ठीक है, उसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है। और जो आपकी इनवॉलेंट्री होती है ऑटोनॉमिक होती है, उसमें आपका फिर मेडुला, पोन्स और हाइपोथैलेमस, ठीक है, उसको कहते हैं कोलेटरल सिग्नल्स टू इन्फ्लुएंस ब्रीदिंग पैटर्न। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी। हाँ, ये भी एक MCQ है आपका कि प्रोप्रियोसेप्टर्स जो है ना वो आपकी एक्सरसाइज में स्टिमुलेट करते हैं रेस्पिरेशन को, वो भी एक MCQ है। और इसमें आपने जो है ना वो वॉलंटरी और ऑटोनॉमिक दोनों याद रखने हैं, और दोनों जो है एक्सरसाइज या फेयर या एंग्जाइटी इस तरह की सिचुएशन हो तो इंक्रीज कर देते हैं आपकी वेंटिलेशन। EBV इनफैक्ट विच ऑफ दीज, तो बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, एक्टिवेट वो T सेल्स को करते हैं, लेकिन इनफैक्ट वो B सेल्स को करते हैं। और EBV, ठीक है, इसका वो ना स्केच की बड़ी अच्छी वो मैंने ग्रुप में भेजी थी, लेकिन अब वो मेरे पास तो नहीं है। लेकिन वो जो आपने EBV का ना वो सारे याद रखना है, EBV के और CMV के, इनके। तो ये जो है ना इन्फेक्ट कर रहा होता है B सेल्स को, और उसको मतलब कि फाइट करने के लिए जो है बॉडी एक्टिवेट करनी होती है T सेल्स को। इन्फेक्टेड B सेल्स एंड एक्टिवेटेड टिपिकल सेल्स होते हैं, वो आपके T सेल्स होते हैं। पेशेंट विद इनएबिलिटी टू टाइट द स्क्रू एंड देयर इज लॉस ऑफ सुपिनेशन मसल डैमेज विल बी बाइसेप ब्रेक है। बाइसेप ब्रेक इज योर चीफ सुपिनेटर। इसको ना इस तरह पूरा लाइन बोला करो, फिर आपको याद रहेगा, क्योंकि ये सुपिनेशन के और बाइसेप ब्रेक के MCQ देते हैं। थैलेमस डज नॉट रिसीव विच स्टिमुलेट द सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन। थैलेमस में आपके सारे सेंसरी सेंसेशंस रिले करती हैं अदर देन ऑल्फैक्शन। 40-year-old female with heavy bleeding since 6 months on and off. Yes, along with break period is 6 months on and off. Endometrial biopsy shows endometrial hyperplasia causes estrogen. जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है ना, यह प्रोलिफरेशन वो एस्ट्रोजन करता है, जो आपको प्रोजेस्टेरोन है उसको मेंटेन करता है बस। तो इसमें आपने एस्ट्रोजन चूज करना है। चेंज इन साइज, शेप एंड पोलैरिटी, तो आपकी डिस्प्लेजिया की डेफिनेशन है। चेंज इन साइज, शेप एंड पोलैरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, तो आपका माइलोराइड है। इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इज लाइगेटेड, विच पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज अफेक्टेड, तो डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलोन। उससे पहले जो है ना आपकी सारी वो SMA सप्लाई करती है, तो आपका डिसेंडिंग को और सिग्मोइड को IMS सप्लाई करती है। 139 है, 136 के डॉक्टर जुनैद, ये इसकी डिस्प्लेजिया की ना डेफिनेशन है। साइज, शेप एंड पोलैरिटी डिक्रीज करती, वो चेंज होती है इन डिस्प्लेजिया। ये बिल्कुल इसी तरह से डिस्प्लेजिया की दी होती है डेफिनेशन में, पैथो में भी, आप कहीं पे बुक में भी शायद हो, नसी में। A mechanic presents with urethritis and dysuria. The most likely positive agent is chlamydia. एक तो जो फीमेल में मोस्ट कॉमन यूरिया की कॉज इकोलाई है, और मेल में क्लमीडिया है। इधर इन्होंने सिर्फ यूरेथ्राइटिस और डिस्यूरिया दिया हुआ है, और साथ इन्होंने अबनॉर्मल डिस्चार्ज भी दी होती है, पस लाइक वो डिस्चार्ज भी इन्होंने फ्लूइड डिस्चार्ज भी दी होती है स्टेम में। तो अभी आपने क्लमीडिया ही चूज़ करना है, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद, उसको STD बनाया की तरफ लेके जा रहे होते हैं ना उसको, क्योंकि तो तभी क्लेमिडिया चूज़ करना है मेल में। और लिया यूरेथ्राइटिस और डिस्यूरिया यूटीआई का बनाया हो तो भी आपने क्लेमिडिया चूज़ करना है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद फीवर, डिक्रीज प्लेटलेट एंड ब्लडी डायरिया,
पेरिफेरल फिल्म शोज शिस्टोसाइट्स व्हाट इज लाइकली कोज, तो आपका HUS होता है, हेमोरेटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ठीक है, अब जो इसमें डिफरेंस ये होता है कि अगर उन्होंने दिया हो यही के फीवर है, डिग्रीज प्लेटलेट है और शिस्टोसाइट्स हैं, HUS हो गया आपका। साथ इन्हीं सिम्टम्स के साथ उन्होंने CNS इन्वॉल्वमेंट दी हो तो TTP हो गया आपका। यस, और ये डायरिया ना दिया हो, सिर्फ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया दिया हो तो आपका ITP हो गया। पेशेंट विद वेक abdominal पेन with nausea, pain was not related to any meal, no cardiac issue, glucose normal, endoscopy done, shows known ulcer gastritis, what is the likely cause, तो आपका pernicious anemia होता है ये। ठीक है, इसमें जो आपका इसको ऑटोम्यून वैसे गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। ठीक है, आपका जब भी रिड्यूस इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। अच्छा, अभी तो इसका मैंने लिखा था इस पर। In autonomic gastritis, the immune system mistakenly attacks the gastric parietal cells that produce intrinsic factor. इसमें गैस्ट्राइटिस का बस नहीं लिखा हुआ। खैर कि आपका जो ना ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस होता है, इसको इसमें जो इसमें ऑटोइम्यून है वो सिर्फ पर्निशियस एनीमिया, तो आपने पर्निशियस एनीमिया चूज करना है। ठीक है, और लेकिन आपके जो है ना बाकी भी H. pylori, ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम, ऑटोइम्यून, ये भी आपके गैस्ट्राइटिस ही करवाते हैं, लेकिन वो अल्सर्स होते हैं उनमें। ठीक है, पर्निशियस एनीमिया आपका उसको ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस कहते हैं, वो भी सेम चीज़ें करवा रहा होता है। अच्छा, असेंडिंग कोलिंजियो हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय कोलोनोर्किसिनेसिस। ठीक है, अब ये तो इन्होंने एक दिया हुआ है कि असेंडिंग कोलिंजियो हेपेटाइटिस। यस, हाँ जी, कोलिंजियो कार्सिनोमा भी यही करवाता है। सबसे पहले वो करवाता है आपका कोलिंजियो हेपेटाइटिस, ये ऑब्स्ट्रक्टिव कह लो। ठीक है, और उसके बाद वो कन्वर्ट होता है आपका, जब आपकी प्रोलॉन्ग्ड इरिटेशन होती है ना, फिर वो कन्वर्ट होता है आपका कार्सिनोमा में। पहले वो इन्फेक्शन ही करवाता है, ये जो लिखा हुआ है इन्होंने कोलिंजियो हेपेटाइटिस, वो आफ्टर कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन इरिटेशन कन्वर्ट होता है ट्यूमर में। अच्छा, एब्सिक्सी में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज तो ब्लॉक ग्लाइकोप्रोटीन 2B and 3A। ठीक है, ये आपके एंटी प्लेटलेट्स होते हैं, ये आपकी प्लेटलेट एग्रीगेशन को स्टॉप करते हैं बाय इनहिबिटिंग ग्लाइकोप्रोटीन 2B and 3A। ठीक है, ये इनको ना हम यूजली वो उसमें यूज़ कर रहे होते हैं, ये DVT वगैरह वाले जो पेशेंट्स होते हैं। अच्छा, 144 है, मेजॉरिटी पार्ट ऑफ ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ तो बाइकार्ब। बाइकार्ब जो आपकी 70% होती है, डिजॉल्व आपकी 5 to 9% कार्बन मोनोऑक्साइड। इफ़ देर आर 250 पीपल विद हाइपरटेंशन इन पॉपुलेशन ऑफ 1000 and 50 न्यू एडिड, व्हाट विल बी इनिशियल प्रेवलेंस। ठीक है, आपको पता है प्रेवलेंस आपकी क्या होती है, डेफिनेशन प्रेवलेंस की, ऑल, यस, न्यू प्लस ओल्ड। तो इधर आपका ये 300 होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिर्फ पूछा हुआ इनिशियल प्रेवलेंस, तो इसमें सिर्फ आपके ना उन्होंने न्यू पूछे हैं, तो आप इसमें 250 चूज़ कर लो। सॉरी, इन्होंने पूछा हुआ इनिशियल, वैसे इधर ना 300 होना चाहिए प्रेवलेंस के लिए, लेकिन इन्होंने जो है सिर्फ इनिशियल पूछा हुआ है, तो ओल्ड प्लस न्यू। वैसे तो ये स्टेम ये भी हो सकती है कि 300 का ऑप्शन नहीं है, तो उससे जो उनका करीब 3 है तो उन्होंने वो चूज़ किया हुआ है 250, लेकिन इसके दूसरा उन्होंने सिर्फ इनिशियल पूछा हुआ है, तो उसमें 250 आता है। और अगर वैसे प्रेवलेंस पूछते तो उसमें फिर आप 300 चूज़ कर सकते थे, वैसे तो 300 का ऑप्शन भी नहीं है, तो इसका खैर ओनली ऑप्शन वैसे भी ए ही बन रहा है, पर आपने डेफिनेशन याद रखना। अच्छा, फार्मर प्रेजेंट्स विद रेड ग्रेन्यूल्स पॉजिटिव ड्रेनिंग एब्सेसिस फ्रॉम फूड ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल इज एक्टिनोमेडुरा। ठीक है, इसकी मैं आपको ना पिक्चर भेज दूँगी उसका। एक तो आपको रफ़ी में एक मिल जाएगा फार्मर या उसमें जो माइग्रेटरी लीजन वाला, और जो दूसरा है ना मेडुरा वाला, इसमें इसी तरह के होते हैं, रेड रेड डॉट से बने हुए और वो ड्रेनिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ ये नीचे तक होते हैं, हैंकल तक। ये मैं आपको पिक्चर भेज दूँगी। ठीक है, मैंने पिक्चर देखी थी इनकी, मेडुरा फुट। और दूसरा जो आपने ना रफ़ी में जो लिखा हुआ है लीन, हाँ यस, कुटेनियस लार्वा माइग्रेंस, लीनियर माइग्रेशन, जो वो लीजन होती है उसकी लीनियर। ठीक है, तो उसमें आपने कुटेनियस लार्वा माइग्रेंस लिखना है, और इधर जो है फार्मर और जो उसके फुट देख के इस पर वो नहीं चूज़ करें ना कि आपका एक्टिनोमेडुरा होता है। यस, वो माइग्रेटरी लीजन होती है, और ये जो है आपका माइग्रेटरी लीजन ही होती है। इसमें जो आपकी एब्सेसिस होती हैं और वो ड्रेनिंग होती हैं।
और रेड ग्रेन्यूल्स। अच्छा 147 है। अच्छा ये मुझे न्यू लगा, ये मतलब मुझे एक तो मैंने पहली दफ़ा पढ़ा था ये इसके में। 60 years old lady presented with fracture of hip bone, पास्ट में है मे बी, मुझे नहीं याद। अच्छा 60 years old lady presented with fracture of hip bone which supplement might be beneficial for the lady। ठीक है 60 years की उसको फ्रैक्चर हो रहा है क्योंकि वो पोस्टमेनोपॉजल उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो आप उसको एल्गोकैल्सिफेरोल देते हैं। डबल ए में है, ठीक है फिर होगा, मुझे भूल के होगा। अच्छा 148 है प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स वाइट रेमा है। ठीक है ये हमने वो सिंपैथेटिक सिस्टम करते हुए चेन करते वक्त पढ़ा था। प्री गैंग्लियोनिक आपकी वाइट रेमाई में होती है, फिर वो गैंग्लियन में रिलेट करती हैं और वो एज पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है ग्रे रेमाई से निकलती हैं। पेशेंट विद dysphagia, severe chest pain, difficult belching and air fluid levels, ECG looks normal, cardiac enzymes normal, this is likely। तो ये आपका एक्लेजिया की वजह से होता है। ठीक है डिस्फेजिया उसको चेस्ट पेन है और एयर फ्लूइड लेवल्स है। अ चाइल्ड विद एक्जिमा, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन विद लो प्लेटलेट काउंट, तो आपका विस्कोट अल्ड्रिच सिंड्रोम है। ठीक है इसकी वो पिक्चर जो है एक तो आसान और छोटा अच्छा एक जो इसकी पिक्चर है ना वो दोबारा से ग्रुप में शेयर कीजिएगा, वो वैसे बहुत दफ़ा हुई है जो हम है वो निमोनिक्स वाली। एक वेस्टकोट वाला ना बंदा होता है, ठीक है, और उसने हाथ आगे किया होता है, उस पर रेड रेड डॉट होते हैं, ठीक है, और उसने वेस्टकोट पहना होता है अपने एक्जिमा को छुपाने के लिए, और उसके मुंह से एरिसोल्स वो निकल रहे होते हैं, कुछ तो इस तरह की थी वो। खैर वो आप ना दोबारा शेयर कीजिएगा, उससे ना वो आपको पिक्चर ना फिर याद रहेगी। ठीक है उसमें क्या हो रहा है, एक्जिमा है जो उसने वेस्ट कोट से छुपाई हुई है और वेस्ट कोट पहना हुआ है, तो आपका वेस्ट कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम होता है। हाँ और उसके हाथ उसने आगे क्या होता है ना, उस पर रेड रेड स्पॉट्स होते हैं जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को शो करें, लो प्लेटलेट काउंट को शो कर रहे हैं। An increase in cerebrospinal fluid circulation due to impaired absorption is most commonly associated with fault in which of the following structure, तो आपका एरेक्नोइड ग्रेनुलेशन होती है। ठीक है ए से एब्जॉर्प्शन, एक से एरेक्नोइड ग्रेनुलेशन, और उसको जो है इंक्रीज उसका सेरेब्रस CSF है वो, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड है, तो एरेक्नोइड ग्रेनुलेशन। फ्राइडलैंडर निमोनिया इज प्राइमरली कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन, तो आपका क्लेब्सियला निमोनिया होता है। ठीक है इसके मैं आपको ना उसकी पिक्चर भेजूंगी, बल्जिंग फिशर साइन होता है इसके अंदर, तो आपका क्लेब्सियला निमोनिया होता है। और आपका क्लेब्सियला जो ना वेरी कॉमन, मतलब कि एटिपिकल में आपका क्लेब्सियला जो है। ठीक है और दूसरा यह है कि अब आपने जो ना इसके एक उस दिन मैंने आपको मीजल्स के वाले का नाम क्या बताया था, सेम ही है ना, अगर उसके नो हाँ वॉर्थिन फिकेल्डी। ठीक है वॉर्थिन में भी आता, फिकेल्डी को दिया होता है, और ये फ्राइड लैंडर है। ठीक है तो ये आपने दोनों अलग अलग याद रखने हैं, वो मीजल्स का है, ये आपका क्लेब्सियला का है। A patient presents with a mass in mandibular region of the facial deterioration, which of the following virus is most commonly associated with these symptoms, तो ये आपका EBV होता है। ठीक है स्केच की वो हमने वो वीडियो किसी के पास अगर है ना ग्रुप में तो वो दोबारा शेयर कर दे। वो एक छोटा सा बच्चा ना टेबल पे बैठा होता है और उसको जॉ में इतनी बड़ी उसके लीजन होती है, और वो बच्चा जो है ना वो ब्लैक होता है, ठीक है वो ब्लैक होता है क्योंकि अफ्रीकन में कॉमन होता है। ठीक है लंपी जो होती है आपका EBV करवाता है। हाई कंसनट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन प्राइमरली एक्सर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, तो स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है एपिनेफ्रिन ने भी आपका जो है ग्लूकोज को इंक्रीज कराना होता है, तो इसने एक तो बाकी सोर्सेज से ग्लूकोज बनानी होती है, और दूसरा जो स्टोर है ना ग्लाइकोजन उसको भी स्टिमुलेट करना है, तो उसको भी ब्रेक करके ग्लूकोज बढ़ाना है। इन अ पेशेंट विद सिरोसिस who presents with acquired bleeding abnormalities, which of the following laboratory finding is most consistent with the condition। ठीक है उन्होंने सिरोसिस दिया हुआ है और अब ब्लीडिंग acquired bleeding abnormalities, तो आपका ये prolonged प्रोथ्रोम्बिन टाइम होगा। ठीक है अच्छा a dancer moves smoothly and rhythmically in sync with the music, which function of the motor cortex is primarily responsible for this performance, तो आपको प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट होती है। मोटर कॉर्टेक्स में आपका प्री मोटर आता है जो वो सिर्फ प्लानिंग में होता है, इमेज बनती है, और उसके बाद जो आपका मोटर होता है उसमें आपकी एग्जीक्यूशन होती है, तो आपका मोटर कॉर्टेक्स का काम होता है। ठीक है कोऑर्डिनेशन ऑफ बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ मसल, रेगुलेशन ऑफ फ्लेक्सिस। खैर इसमें आपका बीटा जो है मोस्ट सुटेबल है, वैसे बैलेंस के लिए भी नहीं होता, मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन के लिए भी नहीं होता, सिर्फ प्लानिंग होती है और उसकी एग्जीक्यूशन होती है। जैसे वो कब पकड़ना उसने पहले वो प्लान करेगा, इमेज ड्रॉ करेगा अपने ब्रेन में प्री मोटर में, और फिर वो एग्जीक्यूशन होगी।
A patient presents with megaloblastic anemia investigation. There is orotic acid. The synthesis which of the following तो आपका प्रीमिडीन होता है, ठीक है। ओरोटिक एसिड यूरिया जो होता है ना आपका, इसका ये पाथवे मैंने सेव किया था, मैं आपको भेज दूँगी। जो आपका होता है ना ग्लूटामीन, वहाँ से आपका ओरोटिक एसिड बनता है, वो बाद में जो है ना आपका कन्वर्ट होता है प्रीमिडीन में, ठीक है। तो उसमें अगर आपका एसिड ये ओरोटिक एसिड है ना, तो इसको कहते हैं ओरोटिक एसिड यूरिया, और ये ड्राई फ्रॉम प्रीमिडीन, ठीक है। इस पाथवे में आता है, तो आपने जो है ना प्रीमिडीन को चूज़ कर लेना है। एट इज MCQ का वो मैंने डिटेल से पढ़ने लिखी, और उसी वक्त सर की कॉल आ गई डॉक्टर से, मैंने कहा, और वो उधर ही ये पेपर जो है ना छोड़ दिया। अच्छा, बॉन्ड बिटवीन एक्टिन, और इसकी पिक्चर भी मैंने सेव नहीं की, लेकिन इसकी पिक्चर आपको ना वो एक्टिन वाले की दोबारा से वो अभी भी खुलेगी, मैं आपको भेज दूँगी। बॉन्ड बिटवीन एक्टिन कवर्ड बाय ट्रोपोमायोसिन इज बिटवीन एक्टिन एंड ट्रोपोनिन, ठीक है। एक्टिन एंड ट्रोपोनिन का बॉन्ड होता है, और उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन जो होती है उसको कवर करके रखती है रिलैक्स स्टेट में, ठीक है। और जब कॉन्ट्रैक्शन होनी होती है तो वो ट्रोपोमायोसिन कैल्शियम से बाइंड करता है, वो उस एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोनिन का जो है ना वो एक्सपोज, मायोसिन नहीं है ना इधर, एक्टिन एंड ट्रोपोनिन, यहाँ पिक्चर देख ही लूँ। अच्छा, आपका जो है ना बॉन्ड होता है बिटवीन एक्टिन कॉम्प्लेक्स, जिसको कहते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती है उसमें, एक्टिन और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। ये ना मैं आपको, वैसे इसका एक्टिन और ट्रोपोनिन ही है, लेकिन मैं आपको ना पिक्चर के साथ बताऊंगी, ठीक है। मुझे लगता है वो जो एक्टिन और मायोसिन होते हैं वो भी, उनका भी बॉन्ड होता है। खैर, ये जो एक्टिन और ट्रोपोनिन, हाँ, एक्टिन और ट्रोपोनिन जो होता है ना वो ट्रोपोमायोसिन उनको कवर किया होता है, और जैसे कैल्शियम और ट्रोपोमायोसिन को जो है वो बाइंड करता है, तो ये अनकवर्ड हो जाता है, एक्टिन कवर्ड बाय मायोसिन, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको ना पिक्चर पे देख के बताऊँगी, लेकिन इसका आंसर यही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन वो उसके साथ मुझे हो रहा कन्फ्यूजन। अच्छा, 43-year-old lady with 3 children with normal reproductive cycle has less chance of pregnancy chance as compared to 33 years old female. Reason is inhibition of GnRH के एज के साथ आपको जो है ना GnRH जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड पे होता है। Which of the following is true about plasma protein exert an oncotic pressure of 25 mmHg? That's it. बच्चों, we are done with our paper of medicine. I think ये लास्ट पेपर था मेडिसिन का, एक और भी है अभी, याल्ला कितने पेपर हैं मेडिसिन के, कितने 6 तो होंगे, नेक्स्ट भी है, नेक्स्ट लास्ट आई होप। लेकिन ये इजी था, ये मनाना मैं, ठीक है, ये इजी भी था और छोटा भी था, और अब आपको जो है ना मुश्किल लगा भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि करते जाओगे ना जिस तरह तो आपको फिर रिपीटेड लगते जाएंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको?